माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन की कार्यवाही प्रारंभ की जाती है। अब माननीय राज्यपाल के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर दिनांक 3 मार्च 2025 से जारी वाद विवाद प्रारंभ होगा। माननीय नेता विरोधी दल अपना पक्ष रखें। आपका समय 76 मिनट है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर मुझे बोलने का अवसर देने के लिए आपको धन्यवाद करता हूँ। आपको लगा कि सब सदस्य जो होंगे भाजपा जदयू के और मुख्यमंत्री जी यहाँ बैठे होंगे। अच्छा है, आ जाए तो ज्यादा बेहतर होगा हम सब लोगों के लिए, क्योंकि आज 2005 से पहले कुछ था कहाँ। संसार की उत्पत्ति तो 2005 के बाद हुई। तो 2005 के पहले का भी बात हम थोड़ा डिटेल और इतिहास थोड़ा उनको भी फिर से रिमाइंड कर दे तो बहुत जरूरी था कि यहाँ सब सदस्य रहते। और भाजपा के तो सदस्य दिख ही नहीं रहे, दोनों उप मुख्यमंत्री भी नहीं दिख रहे। हालांकि उनको नहीं लगता है कि ये बजट सेशन जो है महत्वपूर्ण है, या तो उनको लगता होगा कि आज बड़ी खिंचाई होने वाली है। यही लोकतंत्र की मंदिर है महोदय, लोकतंत्र की मंदिर है विधानसभा। बहुत कम सत्र होता है, बजट सत्र तो सबसे लंबा सत्र महत्वपूर्ण सत्र होता है। और लोकतंत्र में लगातार ये मौजूदा सरकार संविधान और लोकतंत्र को खत्म करने में लगी हुई है। ये बात जो है सच्चाई है, किसी से छुपा नहीं। हमको तो लग रहा है कि पहली बार ऐसा होगा कि मुख्यमंत्री ना दो उप मुख्यमंत्री भी नहीं है जब नेता विरोधी दल जब बोल रहा हो। खैर, कलेजा होना चाहिए सच सुनने का, तथ्य सुनने का। तो उम्मीद है कि लोग जो है कलेजा दिखाएंगे और यहाँ उपस्थित रहेंगे। हालांकि लोग दिख नहीं रहे, इस पे ज्यादा हमको टिप्पा टिप्पणी करना नहीं है। वो लोग भी जानते हैं कि आज इन लोगों का भंडाफोड़ होने वाला है। अध्यक्ष महोदय, गवर्नर साहब को तो जो स्पीच जो सरकार द्वारा अधिकारी द्वारा जो दिया जाता है वही लिखा पढ़ते हैं। और 2024 का तो जब बजट पेश हुआ था तो हमारे वित्त मंत्री उस समय यहाँ उपस्थित हैं। इन्हीं को हर बार जो है आगे कर दिया जाता है और इनको तो बखूबी याददाश्त, मेमोरी इनका बहुत दुरुस्त रहता है। और हम कामना भी करेंगे कि इनका याददाश्त हमेशा दुरुस्त रहे। हमारे पास जो नए गवर्नर साहब बने हैं आरिफ मोहम्मद खान जी, उनका हम बिहार की सरजमी पे स्वागत करते हैं। नए नए बने हैं, कुछ लोग दे दिया होगा, पढ़ लिए होंगे। शायद उन्होंने पिछला बजट नहीं पढ़ा होगा कि पिछला बजट क्या था। ये बजट महोदय बहुत ही, बजट कह रहे अभिभाषण जो था राज्यपाल महोदय का, ये बड़ा कंफ्यूज्ड अभिभाषण जो है राज्यपाल का रहा। अब 2015 से 25 यानी 10 साल में अगर देखा जाए तो 5-5 गवर्नर जो हैं बिहार को मिले हैं, 5-5 गवर्नर। और 2020 से 25 3 बार सरकार बदली है, 3 बार महोदय सरकार बनी। यानी एवरेज अगर निकाला जाए तो 2 साल भी किसी सरकार का नहीं हो पाता है। अब आरिफ मोहम्मद खान जी का बजट है 28 फरवरी 2005 को जो दिया था। और साथ में हम वही आपका जो हम लोगों की सरकार थी उस समय राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर जी का जो अभिभाषण रहा 12 फरवरी को, उसका भी भाषण हम यहाँ लेकर के आए हैं। या इससे पहले कि जितने राज्यपाल रहे होंगे सबका भाषण जो है एक जैसा ही पुराना घसीटा फसीटा था। अब वो पता नहीं 2005 का पढ़ रहे थे कि 10 का पढ़ रहे थे कि जब मांझी जी को बनाए उसका पढ़ रहे थे कि मांझी जी को हटा के फिर बने उसका पढ़ रहे थे कि
2015 वाला हम लोगों का पढ़ रहे थे जो उपलब्धियां थी, 2017 वाला पढ़ रहे थे कि 2021-22 वाला पढ़ रहे थे या 24 वाला पढ़ रहे थे। लोग जो है कंफ्यूज्ड है। एक उदाहरण के तौर पे अगर हम बता दें तो आप सब लोग, हम लोग तो उस समय कितना पद सृजन कराए हम लोग, सिपाही वाला में, शिक्षक वाला में, उसी में पुलिस वाला 2023 में जो सृजन जो हुआ था पद, लगभग 2,27,873 पदों का सृजन किया गया। ये मेरा भाषण नहीं है, ये अर्लेकर जी का भाषण है। जब हम लोगों की सरकार थी, हमारी उपलब्धि, हम लोगों की उपलब्धि को भी इस भाषण में जोड़ दिया गया है महोदय। नियोजित शिक्षकों को ऐसे 15 योजनाओं से भी ज्यादा योजनाएं हैं जो हम लोगों का 2015 या 3 साल की जो सरकार रही उसकी उपलब्धियों को गिनाया गया। तो ये तो पता ही नहीं चल रहा महोदय कि ये बजट जो है जो पेश किया गया वो अलग है, लेकिन अभिभाषण जो गवर्नर साहब का रहा इतना कंफ्यूज रहा कि कोई, आप भी असमंजस में, हम भी असमंजस में, सब असमंजस में। तो महोदय ये बड़ा कंफ्यूज जो है ये अभिभाषण जो है राज्यपाल का रहा। इस पे एक शायरी भी हम सुना देते हैं। पुराने कागजों में उलझे तुम्हारे दिन और रात, पुराने कागजों में उलझे तुम्हारे दिन और रात, घड़ी देखकर भी भूल जाते हो हर मुलाकात। मैं सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि महामहिम को शमशान का मंजर में विवाह का गीत ना गवाया जाए। जो बिहार की स्थिति है, आप लोगों ने भी नीति आयोग का और अलग अलग सर्वेज, अलग अलग एजेंसियों का रिपोर्ट आप लोगों के पास भी आता है। आज बिहार की स्थिति क्या है, 20 सालों में आप लोगों ने बिहार के लिए क्या किया गया। बहुत लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, पहले कुछ था, 2005 के पहले कुछ था, क्या था, कुछ था क्या। लेकिन हम एक एक चीज का जवाब देने आए हैं आज यहाँ फालतू बात नहीं करना है, तथ्यों पर विथ डेटा हम बिहार की चर्चा करेंगे। 2005 का लालू जी जब मुख्यमंत्री रहे, उससे पहले का बिहार कब था, उनको कैसे सरकार किस हालत में मिली, लालू जी ने क्या किया, और लालू जी के बाद जो आप लोगों का 20 साल का शासनकाल था, उसकी सच्चाई जो है हम रखना चाहते हैं। अब सम्राट चौधरी जी आ गए हैं। अभी कुछ दिन पहले हमने, अध्यक्ष महोदय, एक वीडियो देखा था जिसमें सम्राट चौधरी जी ने कहा कि तेजस्वी पर मत बोलो, लालू जी पर अटैक करो। ये तो हम ही लोग के पार्टी में थे। पहली बार हमारे पिता लालू जी ने ही इनको मंत्री बनाया था, बवाल मचा था। उसके बाद कितना ही पार्टी बदल लिए, कोई ठीक नहीं। ये तो 5 साल पुराना भाजपा है, असली आरएसएस भाजपा तो है नहीं। कल गले लगे मुख्यमंत्री जी, बड़ा अच्छा लगा, लेकिन हमको लगा कि एक और उप मुख्यमंत्री नहीं है विजय सिन्हा जी, उनका खून जलाने के लिए लोग गले लग रहे थे। व्याकुल मत होइए, जब वो स्पीकर थे तो बोलते थे, और मुख्यमंत्री जी अब थे तब स्पीकर पद पे विजय सिन्हा थे, तो क्या नोकझोंक होती थी, वो हम सब लोगों ने देखा है। तो महोदय, कत्ल तो नहीं बदला, कत्ल की अदा बदली। कत्ल तो नहीं बदला, कत्ल की अदा बदली। तीर की जगह कातिल साज उठाए बैठा है। अध्यक्ष महोदय, हम ये बताना चाहते हैं कि विजय सिन्हा जी यहाँ नहीं है, उन पे भी हम कुछ पूछना चाहते थे, जानना चाहते थे। उन्होंने अटल जी के जन्मदिन पे एक वक्तव्य बोला कि अटल जी को तो मान्य आ ही गए, आई। अब विजय सिन्हा जी पीछे पीछे कैसे रहेंगे, वो पहुंच गए तो ये पहुंच गए। पीछे रहने वाले थोड़ी हैं, ये तो मजबूत आदमी है।
आप मजबूती थोड़ा दिखाइए। अटल जी के जन्मदिन पे आपने बोला था ना, अटल जी का सपना तभी साकार होगा जब बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा। और सम्राट चौधरी जी बोल दे कि 15 साल और नीतीश जी काम करेंगे। एक डिप्टी सीएम बोले कुछ और दूसरा डिप्टी सीएम बोले कुछ। थोड़ा हो गया, अब थोड़ा तालमेल बना करके चलिए। और आपको तो आपस लेना पड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 3 घंटा के अंदर। आपस नहीं, वापस। इनके समझ में अध्यक्ष आपस महोदय, है। अध्यक्ष महोदय, 1 मिनट। नेता प्रतिपक्ष, इनको शायद पूरी चीज को देखें समझें। वो श्रद्धेय अटल जी बोले थे आप कि बोलिएगा, जंगल भाजपा का राज समय आएगा रजकता तो हटाना है तो कमल खिलाना है, सुशासन लाना है, एनडीए की सरकार बनानी है और नीतीश कुमार को सुशासन के लिए लाया गया। क्या आपने नहीं बोला था कि भाजपा का सीएम होगा तभी सपना साकार होगा? वीडियो है हमारे पास, सब लोग ने। अरे सदन में झूठ बोलते हैं, सदन में काहे झूठ बोलते हैं? लोकतंत्र का मंदिर है, आप टीका लगाए हैं, सनातनी आदमी और झूठ बोलते हैं। अध्यक्ष जी, झूठ झूठ बोलने की जिम्मेवारी आपकी है। नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा अपने पार्टी के पक्ष में पार्टी के घर के अंदर बात करती है, बाहर नीतीश कुमार सुशासन स्थापित करने के लिए आए, एनडीए की सरकार बनी। और टीका से इतना नफरत है तो टोपी पहन लीजिए। आपको टीका से बहुत नफरत है तो टोपी पहनिए। माननीय नेता प्रतिपक्ष, माननीय नेता प्रतिपक्ष, आप माननीय नेता प्रतिपक्ष, आप माननीय अध्यक्ष यहाँ सुन हम कोई आप शब्द सुन नहीं लीजिए बोल ना, रहे। यहाँ कोई झूठ नहीं बोलता है, असत्य बोलता है। चलिए असत्य हाँ, उसको बोलिए, कर दीजिए। अपनी बात आगे बढ़ाइए, बात आगे बढ़ाइए। आपस ले लेते हैं, असत्य जोड़ दिया जाए। अध्यक्ष महोदय, अब भाजपा के लोग कब तक पिछलग्गू बन के रहेंगे विश्व की बड़ी पार्टी? कभी तो अपना कौन चेहरा है भाई? चेहरा है ये नहीं। कब बनाइएगा अपना मुख्यमंत्री? अटल जी का सपना साकार करना है ना। चलिए बैठ जाइए, बोलने दीजिए। आप थोड़ा सा से चूक गए, मंत्री बनते बनते रह गए। एगो आप और एगो पीछे वाले हमारे जो बंडी पहने गमछा लिए हैं, जो आज अभद्र भाषा बोले हैं बाहर, जो आज आप भी मंत्री बनते बनते रह गए। ठीक ठीक, बैठ जाए, बैठ जाए। आप अच्छे बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ बैठ जाइए जनक जी, अरे बैठ जाइए, बोलने दीजिए। अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी अभी पहुंचे नहीं हैं, लेकिन हमें पूरा उम्मीद है कि अपने टेलीविजन पे चैम्बर में बैठे हुए होंगे तो शायद देख रहे होंगे। तो आज हम यहाँ फालतू बात नहीं करेंगे, अब ज्यादा आप लोग का भंडाफोड़ नहीं करेंगे, यहीं तक हम सीमित रखते हैं। लेकिन हम आज आए एकेडमिक डिस्कशन करने, एकेडमिक यानी टेक्निकल बात करने, बिहार की सच्चाई, बिहार पर हम चर्चा करने आए हैं कि क्या बिहार था, क्या आज की स्थिति में है, इस पे हम चर्चा करना है। और हम चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी आज जितने सवाल और सच्चाई तथ्यों के साथ आज जो हम सवाल पूछ रहे हैं, बात को उठा रहे हैं, हम उम्मीद करेंगे कि अपने भाषण में वो जरूर हमको जवाब देने का काम करें। लेकिन मुझे इस पे भी भरोसा है कि मुख्यमंत्री जी जब बोलते तो 10 साल से वही एक ही टेप रिकॉर्डर बजता रहता है। पहले कुछ था, पहले कुछ पहनती थी महिला, पहले कुछ था, सब तो हो ही गया, सब तो हम कर ही दिया, कुछ बचा है। 10 साल से यही सुन रहे। अध्यक्ष महोदय, आपको भी रटा गया होगा। अगला लाइन मुख्यमंत्री जी क्या बोलेंगे, वो प्रेस मीडिया के लोग भी अब समझ गए कि अब देखो 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 ये बोलेंगे, अब आने वाला है। तो हमको पूरा भरोसा है, हम उनको चुनौती भी देते हैं। अगर सच तथ्य पर अगर बात करें, आंकड़ों पे बात करें, हम चुनौती देते हैं कि इसका जवाब मुख्यमंत्री जी के पास नहीं होगा। और वो सच तथ्य पे बोलबे नहीं करेंगे, वो तो अपना पुराना बात जो बोलेंगे वही बोलते रहेंगे। खैर, 2005 से पहले महोदय क्या था?
2005 से पहले आदरणीय नीतीश कुमार जी 55 साल के थे। उससे पहले वो रेल मंत्री और मुख्यमंत्री भी बन चुके थे और इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी पटना यूनिवर्सिटी में कर चुके थे। बताइए, 2005 से पहले वो इंजीनियर बन गए थे। कहां बने थे? यही पटना में ना, यानी कि यूनिवर्सिटी था, कॉलेज था, है कि नहीं? हाँ, इंजीनियरिंग कॉलेज था, सब था, इंजीनियर बन चुके थे। आज जिस भवन में हम लोग बैठे हैं विधानसभा का, जिसमें चर्चा हो रहा है, वो 2005 से पहले 83 साल पहले की है। 83 साल पहले की है, 2005 से पहले 83 साल की महोदय। और बगल में 500 करोड़ का विधानसभा के एनेक्सर बनाए हैं। आज स्थिति देख लीजिए क्या है। ये है 2005 और पहले की। और ऐसी स्थिति है कि मुख्यमंत्री वहां नहीं बैठते हैं, बैठते तो यहीं बैठते हैं। ये है 2005 की पहले की सच्चाई महोदय। जिस लोकतांत्रिक व्यवस्था और संविधान की बदौलत आप नीतीश जी मुख्यमंत्री बने बैठे हैं, 2000 पहले का है। अन्यथा आपके 2005 के बाद तो 2025 में आप एक मुख्यमंत्री को पलटू राम कहने पर किसी की सदस्यता नहीं ली जाती थी। कभी हुआ था? ये होने लगा 2005 के बाद। बाकी बात इस सदन में क्या नियम चल रहा है, इस पे हम चर्चा नहीं करना चाहते हैं। हम अब एकेडमिक डिस्कशन शुरुआत करते हैं। थोड़ा ज्ञानवर्धन कर लीजिए, इतिहास को जान लीजिए जिसको नहीं पता है। कई हमारे मीडिया के साथियों को भी नहीं पता होगा। बहुत रिसर्च करके महोदय हम आए। कई किताबें महोदय हमने पढ़ा है, कई सरकारी एजेंसियों का रिपोर्ट पढ़ा है, गूगल से लेके कई यूट्यूब का 98 से लेके 2004 तक का हमने घंटों घंटों का वीडियो देखा है जहां बिहार की चर्चा हुई है महोदय। पार्लियामेंट का हो या विधानसभा का हो। एक किताब है महोदय, इंडिया इश्यूज इन डेवलपमेंट। इसमें 3 चैप्टर है। विजय चौधरी जी, हम आपको ये उपहार के तौर पे हम भिजवा देंगे, हम देना चाहते हैं, ताकि आप बगल में आप ही से ना मुख्यमंत्री जी पूछते रहते हैं कौन है क्या है, तो बताते रहिएगा सच्चाई। पहले क्या था 2005 के पहले। इसमें बिहार का 3 चैप्टर है और कंपैरिजन किया गया है बिहार का अन्य राज्यों से तुलना में। और ये मोहन गुरुस्वामी जी का है, विद्वान आदमी जो रहे, जो चंद्रशेखर जी के, प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी के जो रहे, ये मोहन गुरुस्वामी जी का लिखा हुआ किताब है। महान विद्वान व्यक्ति है, हम दिलवा देंगे। इसमें 3 चैप्टर है बिहार का। इसमें पढ़ी गई, ना मेरा है ना किसी का है, पूरा फैक्ट्स और फिगर के साथ बिहार के साथ कैसे सौतेला व्यवहार होता था, क्या क्या होता था, इसमें हर चीज दिया हुआ। एक किताब है बिहार मिथ एंड रियलिटी। बिहार मिथ एंड रियलिटी, जो सांसद रहे मधेपुरा के, आप ही के पार्टी में शायद चले रवि जी, ये उनका लिखा हुआ किताब है। और कई जगह हमने एनसीआरबी से लेकर के महोदय नीति आयोग के रिपोर्ट को लेकर के हमने जो है पूरी तरीके से जो है हमने सारी चीजों को रिसर्च करके डिटेल रिपोर्ट्स हमने जो है महोदय पढ़ी है। अब आइए, बिहार की जनसंख्या महोदय 14 करोड़ है। बिहार में भारत की कुल आबादी लगभग 10% है, यानी हर 10वां आदमी इस देश में बिहारी है महोदय। हर 10वां आदमी बिहारी है। बिहार की ये सच्चाई अभिभाषण में गवर्नर साहब ने नहीं पढ़ा। रिटायर्ड अधिकारी को रखिएगा तो यही सब होगा, वही पुराना बात लिखता रहेगा, देता रहेगा, कोई पढ़ता तो है नहीं। हम लोग देख लेते, नजर चला जाता है। अब आप देखिए, बिहार की औसत प्रति व्यक्ति आय लगभग $1100। बिहारियों की औसत प्रति व्यक्ति आय लगभग $1100 है। दुनिया के सबसे गरीब समझे जाते हिस्से
सब सहारा अफ्रीका की मतलब दुनिया का जो सबसे गरीब हिस्सा हम लोग जो जानते हैं अफ्रीका का सब सहारा का इलाका है, वहां का प्रति व्यक्ति जीडीपी $1710 है, यानी महोदय बिहार का उससे भी कम है। यह सच्चाई। If Bihar is not developed, then country would lag behind on many parameters, महोदय। अब अध्यक्ष महोदय सुन लीजिए, ये हाल जो है बिहार का है, सच्चाई। बहुत लोगों को लालू जी खटकते हैं अध्यक्ष महोदय, बहुत लोगों को लालू जी खटकते हैं। हम तो उनके लिए यही चाहेंगे कि खुदा सलामत रखे उन आंखों को, खुदा सलामत रखे उन आंखों को जिनमें लालू जी खटकते और चुभते रहते हैं। अध्यक्ष महोदय, मनोवैज्ञानिक कहते हैं हमारे देश और संस्कृति में दोहे हैं, प्रेरक प्रसंग है कि आदमी को प्रगति के लिए आगे की तरफ देखना चाहिए। पीछे की बातों में उलझे रहोगे तो अपनी प्रगति भी रोकोगे और बेवजह तनाव भी पैदा करोगे। अब आप क्या कर रहे हैं, इनकी सरकार क्या कर रही है, मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं? 20 साल शासन करने के बाद भी पीछे की तरफ देख रहे हैं। समस्या आज की है, अब पीछे की तरफ देख रहे हैं। 20 साल शासन करने के बाद भी नीतीश कुमार जी पीछे की तरफ देख रहे हैं। समस्या आज की, दोष 20 साल पहले की सरकार को दे रहे हैं। हत्या आज हो रही है और दोष 20 साल की पुरानी सरकार को दे रहे हैं। ये सच्चाई है महोदय। सरकार को ये सकारात्मक सोच नहीं है, इससे बिहार का भला नहीं होने वाला। हम बिहार वासियों को कहना चाहते कि जिस दिन सत्ता संभालेंगे उस दिन से आगे की ओर देखना शुरू करेंगे और किसी को दोष नहीं देंगे, किसी पर जिम्मेदारी नहीं डालेंगे। 5 साल के अंदर बिहार को अग्रणी राज्यों में लेकर के जाने का काम करेंगे। नीतीश कुमार जी का देखते हैं 20 साल 2005, हर चीज 2005 से शुरू होता है। आप देखिए लालू जी राज में रहे, लालू जी कभी भी पुरानी सरकारों को कोसा, कभी पुरानी सरकारों का बहाना बनाया, कभी भी नहीं। लालू जी ने किसी पे दोष नहीं थमा। लालू जी कहते थे कि देखो हमारे पिछला सरकार ने क्या किया, इतने साल वाला क्या किया। आप 20 साल मौका दे दिया है, आप अपना हिसाब दीजिए कि आप क्या किए बिहार को ले जाने के लिए, लेकिन इस पे चर्चा नहीं करते, इसकी बात ही नहीं करते। आप कल्पना कर लीजिए अध्यक्ष महोदय, अगर ये सरकार, कल्पना कीजिए अगर ये सरकार 40 साल भी रह जाएगी तब भी दोषारोपण जो है पुराने सरकार को और 2005 के पहले की सरकार को ही दोषारोपण देती रहेगी। अगर कल्पना कीजिए 40 साल और भी रह जाए तो ये स्थिति है महोदय। यानी 10 साल और ये शासन किए तो दोष देंगे कि आजादी से पहले बुरा हाल था, अंग्रेजों ने सब तबाह कर दिया, इसलिए अभी तक हम विकास नहीं कर पाए। और 10 साल रह लेंगे, 10 साल दीजिए, तब कहेंगे कि 18वीं सदी में लोग बिहार में व्यापार और कृषि क्षेत्र में को मजबूत नहीं कर पाए, इसलिए हम विकास नहीं कर पाए। और 10 साल दे दीजिएगा तो कहेंगे कि 16वीं सदी से 18वीं शताब्दी तक क्षेत्र शासकों ने भारी कर वसूला, इसलिए हम अभी तक जो है विकसित बिहार को नहीं बना पाए। अध्यक्ष महोदय, अपना नाकामी को इस तरह इतिहास पर थोपेंगे तो सिलसिला अंतहीन है। साफ साफ हम बात ये है कि पूरे 20 साल आपको बिहार ने की जनता से मिला, बिहार विकसित क्यों नहीं हो पाया? आज भी नीति आयोग के सूचकांक में साक्षरता के मामले में फिसड्डी है सबसे ज्यादा बिहार। प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति निवेश में सबसे फिसड्डी है बिहार। किसानों के आय में सबसे फिसड्डी है बिहार। अव्वल बेरोजगारी में है, अव्वल आपका पलायन में है, सबसे अव्वल गरीबी में है।
अब तक ये हाल बना हुआ है अध्यक्ष महोदय। यानी नीतीश कुमार जी यहाँ नहीं है, उनके लिए चार लाइन असलियत में हम बताते हैं। सरकार खटारा, सिस्टम नकारा, मुख्यमंत्री थका हारा, आम आदमी फिर रहा मारा मारा। यही असलियत है महोदय, इस सरकार की 20 साल की असलियत यही है। हम बताते हैं 2005 से पहले का बिहार क्या था। 2005 के पहले एक पावरफुल सरकार थी, जिसका नेता पावरफुल था, जो बिहार के लिए दिल्ली से लड़कर बिहार का हक ले आता था। अध्यक्ष महोदय, 1961 से लेकर 1990 तक, सुन लो यार, इतिहास जान लो, पढ़ते लिखते तो हो नहीं, टिपा टिप्पणी में कूदते रहते हैं, आंकड़ा जान लीजिए। आइए, पढ़ ही ना रहे, बकवास बात। हम कुछ बोले हैं, कुछ कहे आपको, दोबारा आपकी सरकार आने वाली है। अध्यक्ष महोदय, 2005 से पहले का बिहार क्या था, हम आप सब लोगों को बताना चाहते हैं। 1961 से लेकर 1990 तक 22 बार मुख्यमंत्री बदले। 1961 से लेकर 1990 तक 22 बार मुख्यमंत्री बदले और 5 बार राष्ट्रपति शासन बिहार में लगा। यानी 29 साल में 27 बार सरकार की उथल पुथल रही। जब प्रदेश में राजनीतिक स्थिरता नहीं थी, वंचित समूहों को उनका हक नहीं मिलता था, तो कहां से विकास होगा महोदय? जो आज, अरे आप लोग मंत्री हैं, मंत्री की तरह रहिए ना भाई। अरे जयंत जी, आप तो अभी अभी बने, थोड़ा रहिए, आपको तो इतना मानते हैं हम, काहे ला बोल रहे, अपना बोलिएगा ना, फिर हम भी छेड़ दे रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, यानी 29 साल में 27 बार जो है मुख्यमंत्री रहे, 5 बार राष्ट्रपति शासन लागू रहा। जब प्रदेश में राजनीतिक स्थिरता नहीं थी, वंचित समूह को उनका हक नहीं मिलता था, तो कहां से विकास होगा? जो आज 1990 से 2005 के दौर को जंगल राज बोल रहे हैं, और उनके पूर्वज 1990 के दौर में मलाई चाप रहे थे, वही लोग आज भाजपा जदयू में बैठकर आज भी मलाई चाप रहा है। आदरणीय लालू जी ने 150 साल, सुन लीजिए ना भाई, अध्यक्ष महोदय, थोड़ा आप कोऑपरेट कीजिए, अपनी बात जारी रखिए, बट फिर थोड़ा इन लोगों को समझाइए, सत्ता में बैठे। आदरणीय लालू जी ने 1.5 साल के जुल्म, अत्याचार, गैर बराबरी, शोषण के दौर को अपनी सामाजिक क्रांति और बदलाव में महज चंद साल में खत्म, चंद सालों में कर दिया। ये लालू जी के दलितों, पिछड़ों, मुसलमान को दिया उपहार है। 1990 के बाद मुसलमान दंगों में नहीं मरे, उन्होंने दंगे नहीं होने दिए महोदय। लालू जी ने दंगा फैलाने वालों को उन्होंने यही बिहार के सरजमीन से गिरफ्तार करने का काम किया। ऐसे वंचित, शोषित समाज जिनका रिप्रेजेंटेशन राजनीतिक में नहीं था, ऐसी जातियां जिनको कोई नहीं पूछता था, कमजोर तबके के थे, लालू जी ने वैसे तबके के हर जात के लोगों को, दलितों को, अति पिछड़ों को मंत्री बनाया, एमपी बनाया, एमएलए बनाया, एमएलसी बनाया, चेयरमैन बनाया, आयोग का सदस्य बनाया। उनको ताकत दिलाने का काम लालू जी ने करने का काम किया। ये लोगों को पता होना चाहिए, सब लोगों को पता है। आज कोई ना कोई यहाँ बैठा है, आप भी लालू जी के समय महोदय संघर्ष किए छात्र आंदोलन में, आप लोगों ने सारा काल देखा है। चौधरी जी तो खुद ही कांग्रेस में थे, सब कुछ जो है जानते हैं। और सम्राट जी तो हमारे असली तो विजय सिन्हा जी है, भाजपा, आप असली नहीं, 5 साल पुराना।
भाजपा ही। अब अध्यक्ष महोदय, समाजवादी है वो, उसको नकली ही सब कुछ लगता है, बैठिए, ये सब नकली है। बैठिए। ये लोग नकली, इनको लगता है आप आरएसएस मेरा कब ज्वाइन परिवार- किए? सुनिए, आपने अरे जब बता हमारा दो, नाम आरएसएस लिया इसलिए ऑफिस मैं गए बोल रहा हो? हूं। इनको लगता अरे है नागपुर गए मेरा हैं? मेरा परिवार अरे ही नागपुर श्रेष्ठ गए हैं होगा। क्या? इनको गलत फहमी निकाल देना चाहिए। छोड़िए, नागपुर गए हैं। आप कब ज्वाइन किए भाजपा? पहले तो भाजपा को गरियाते थे। एक मिनट। अरे बैठो ना यार, बैठ जाइए, बैठ। बैठ। अध्यक्ष महोदय, एक मिनट, अब मेरा समय आप देखिएगा। कितना लोग अध्यक्ष महोदय, हम ऐसा कुछ अब शब्द नहीं बोला, अध्यक्ष पार्लियामेंट्री नहीं महोदय, बोला। हम लोग तो आप ही को सुन रहे थे, एक बार भी आपसे नजर इधर उधर नहीं डाल रहे थे। और अध्यक्ष महोदय, हम तो सिर्फ इसलिए खड़े हुए कि उन्होंने कहा कि हम तो कांग्रेसी रहे। सही कहा उन्होंने, हम कांग्रेसी रहे। और आज उनके भाषण की दिशा भी हम देख रहे थे। जब 1960 से 90 की कमियां और उस समय की स्थिति गिना रहे थे, तो हम तो ये कह रहे थे कि आज उनके निशाने पे सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस है। जारी रखिए। कुछ बोलना है, समझने वाला समझता है। आपके बारे में भी हम बोले, पहले वहां मलाई चाप रहे थे 2090 में, अब 2005 में यहाँ भाजपा में आके मलाई चाप रहे, यही तो बोल रहे हैं। आपके बारे में भी बोलते हैं। इतना तो आपको पता है कि हम जहां भी रहते हैं मलाइया चापते रहते हैं। आपके साथ भी काम किए हैं कि हम जहां रहते हैं, काम करते हैं, मलाई चापने का काम कुछ और लोगों का होता है। तो बिहार की जनता जानती है। बोलने दीजिए ना। अरे बैठ- अब आप लोग भी बोलिएगा तो कैसे होगा बताइए। अध्यक्ष महोदय, सम्राट चौधरी जी यहाँ बैठे हैं। हम इनके पिता का नाम इस सदन में नहीं लेना चाहते। इनके पिता का भाषण गांधी मैदान में या भाजपा के रैलियों में मुख्यमंत्री जी के प्रति क्या था? देश का अगर सबसे मुख्यमंत्री है तो नीतीश कुमार जी। हमने तो नहीं बोला। नीतीश जी के पुत्र के बारे में आपके पिता ने क्या कहा था, ये भी जान लीजिए। आप भी मौजूद थे जनता दल विरोधी दल में विरोधी दल के नेता के बैठ- तौर पर लोग काम भाषण दे रहे हैं, वो दीजिए। अरे छोड़िए ना। क्या आपके पिता ने अब शब्द मुख्यमंत्री के लिए नहीं बोला? खड़ा होके बोलिए, नहीं बोला। खड़ा होके बोलिए, नहीं बोला। खड़ा होके बोलिए, नहीं बोला। खड़ा होकर के बोलिए, नहीं बोला। खड़ा होकर के बोलिए, नहीं आपके बोला। पिताजी ने क्या क्या बोला? अरे बोला तो बोला। अरे आपके पिताजी ने क्या क्या बोला? छोड़िए ना। अरे बिहार को लूट लिया। आपके पिताजी ने बिहार को लूट लिया, गरीबों वंचितों को लूट लिया, पूरा बिहार लूटने वाला आपका परिवार। शांति बना रखिए, शांति उसी बना रखिए। समय हम आप मंत्री जाइए। बना गया था जो हल्ला हुआ था। बैठिए। मैं तो जेल में होके आया हूँ। लालू प्रसाद जी ने हमको जेल भी भेजा है, वो दिन भी याद रखता हूँ। समझ गए? और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही आखिरी बार चुनाव कौन पार्टी से जीते? कौन पार्टी से क्या होगा? कौन पार्टी से अरे जीते? आप आखिरी बार। बेफिक्र रहिए, ये गलतफहमी में मत रहिए। आखिरी बार पार्टी हमारे दल से जीते, उसके बाद हारना ही तय है। आप कोई राजा है क्या? बैठिए। अरे पहले तो यह समझ लिए लोग आप उप मुख्यमंत्री हैं, बैठ सही जाइए। नहीं है। हमने कोई अपशब्द नहीं बोला महोदय। आप महोदय मुझे लगता है व्यक्तिगत आक्षेप नहीं करेगा तो बेहतर होगा। अपनी बात रखिए। बैठ जाइए, बैठिए, बैठिए। अरे बैठिए, बैठिए, बैठ जाइए। बैठिए, 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 परेशान करने के लिए बैठिए। सब बैठिए, 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 बैठिए। मेरा सभी अध्यक्ष लोगों से महोदय, एक अब ये मंत्रियों की स्थिति आप देख लीजिए।
मेरा सभी लोगों से आग्रह है, बैठिए बैठिए बैठिए, समय आप देखिएगा महोदय। आप सभी से आग्रह है, कृपया व्यक्तिगत आक्षेप न करेंगे तो बेहतर होगा। अपनी बात पुरजोर अंतर रखिए, कोई आपत्ति नहीं। बोलिए माननीय नेता प्रतिपक्ष जारी रहिए, जारी रखिए। अरे भाई, सब तो अपने लोग हैं यार, सब बिहार के लोग हैं। हम बिहार की बात कर रहे हैं, आप लोग बिहार की बात नहीं सुनना चाहते। जो इतिहास है, सच्चाई है, तथ्य है, हम बताओ अगर गड़बड़ करें तो उस पर पॉइंट ऑफ व्यू कीजिए। कोई डेटा अगर गलत दे रहे तो हर बात में ये सब क्या, हर बार पॉलिटिकल। कभी तो बिहार के विकास के बारे में सोचो, तरक्की के बारे में सोचो यार। अध्यक्ष महोदय, अब आते हैं पर कैपिटा इनकम और पर कैपिटा इन्वेस्टमेंट। 1960 से 61 बिहार की प्रति व्यक्ति आय देश में नीचे से दूसरे नंबर पर थी। केवल मणिपुर बिहार से पिछड़ा था। 1982-83 में भारत के प्रति व्यक्ति आय बिहार की प्रति व्यक्ति आय से 84% अधिक थी, जो 83 और 84 में 93 तक पहुंच गया था महोदय, 93 तक पहुंच गया था। बिहार के लिए 10th प्लान 10वीं पंचवर्षीय योजना का प्रति व्यक्ति आकार मात्र 2,533.80 रुपया था, जब गुजरात का 9,279.10 रुपए था, कर्नाटका का 8,260 रुपए और पंजाब का 7,681.20 रुपए था। अब आइए अटल बिहारी जी एनडीए के टाइम का। उस समय दर्जन भर मंत्री बिहार के थे महोदय, मुख्यमंत्री भी रेल मंत्री थे, आपको भी पता होगा। उस दौरान बिहार की अतिरिक्त केंद्र सहायता के रूप में मात्र 306 करोड़ रुपए मिले, जबकि आंध्र प्रदेश को 3,507 करोड़ रुपए मिला। ये सौतेला व्यवहार। अरे भाई, फैक्ट से पढ़ लीजिए, किताब पढ़ लीजिएगा। आप लोग रिसर्च नहीं ना करते, दिक्कत यही ना है। पढ़ लीजिएगा, बता रहे, सुन लीजिए ना, रिकॉर्ड में जा रहा है, आप देख लीजिएगा। झूठ बोलेंगे तो बताइए। बिहार को केंद्र सरकार 2000 से 2002 में सिर्फ 4,047 करोड़ रुपए मिले, साल भर में गिना दे, जबकि आंध्र प्रदेश को 9,790 करोड़ मिले और गुजरात को 6,912 करोड़ रुपए अनुदान मिला। बिहार को 98 से 2001 में वित्तीय संस्थाओं से प्रति व्यक्ति मात्र 551.60 रुपए प्राप्त हुए, जबकि राष्ट्रीय औसत 4,828.80 रुपया थी। यानी राष्ट्रीय औसत से 4,277.20 रुपए बिहार की प्रति व्यक्ति कम मिले महोदय। 2000 से 2002 बिहार को प्रति व्यक्ति केंद्र सहायता में सिर्फ 119 रुपए प्राप्त हुए, जबकि इसी अवधि के दौरान आंध्र प्रदेश को 625.7 रुपए प्रति व्यक्ति प्राप्त हुए, जबकि उस वक्त उन्होंने बिहार का बंटवारा भी कर दिया था, लगभग कई गुना अधिक जो है महोदय ये सारा चीज जो हुआ। वास्तव में बिहार को केंद्र करों में हिस्सेदारी केंद्र सरकार द्वारा पूंजी निवेश तथा किसी भी प्रकार का विशेष सहायता कर्ज या अनुदान के रूप में उसका उचित हक नहीं दिया गया महोदय। ये उस समय सौतेला व्यवहार लगातार होता रहा। बिहार की दयनीय दायक स्थिति का प्रमुख कारण केंद्र निधि तथा निवेश के आवंटन में असमानता रही। केंद्र में गलत निर्णयों के कारण राज्य अपने प्राकृतिक संसाधनों का पूरा लाभ नहीं उठा पाया महोदय। उस समय बड़ा केंद्र मंत्री जो है इसी के थे। अब आइए लालू जी ने क्या किया जब मुख्यमंत्री बने। हम भूमिहीन के बारे में बताते हैं, भूमिहीनों के बारे में बताते हैं। प्रथम बार किसी, अब महोदय थोड़ा हम कुछ आप जारी रखिए, शांत रहिए, शांति बनाए रखिए। प्रथम बार किसी मुख्यमंत्री ने ग्रामीण विकास कृषि के तरफ ध्यान देना शुरू किया, भूमि सुधार के तरफ ध्यान दिया, लेकिन साधुवादी, जातिवादी, अफसरशाही और न्यायपालिका ने इसे पेचीदा बना दिया था महोदय। लालू प्रसाद ने दशकों से लंबित पड़े लगभग 38,997
मुकदमों का निपटारा लगभग 47,462 एकड़ भूमि, लगभग 39,56,500 भूमिहीन परिवारों, जिसमें अधिकांश अनुसूचित जातियों के थे, और 91,503 एकड़ भूमि अनुसूचित जातियों को बांटने का काम किया। जो भूमिहीन थे, उन्होंने जून 1990 में ऐसे 35 बड़े जमींदारों की पहचान करवाई जिनके पास हजारों एकड़ भूमि थी। निर्धारित सीलिंग सीमा से अधिक भूमि रखने पर विरुद्ध कार्रवाई की गई। इससे पहले कि कोई ठोस हल निकलता, न्यायालय ने हस्तक्षेप कर दिया था। पानीदारी, वाटर टैक्स माफ किया मछुआरों के लिए, आप भी जानते हैं। पासी समाज के लिए जो है ताड़ी टैक्स जो है लालू जी ने फ्री करने का काम किया। लालू जी सिंचाई में क्या किए, 91 से 92 तक उनके प्रयास से 3 लाख एकड़ भूमि को चकबंदी हो पाई महोदय। उस समय लिमिटेड सोर्स था महोदय। बजट पे बोलेंगे, बजट का क्या आकार था, कितना आप 3 लाख बोल रहे हैं। नहीं बोलना, बैठ जाइए प्लीज, नहीं बैठ जाइए प्लीज, अध्यक्ष ऐसे बैठ जाइए, ऐसा नहीं करिए ना प्लीज, बोलना नहीं जाना, बोलिए ना। नहीं, अरे आप बोलिए, आप जाइए, आप बैठिए ना, आप बैठिए, आप डिस्टर्ब मत करिए इनको। अध्यक्ष महोदय, सिंचाई क्षेत्र में 3 लाख एकड़ भूमि की चकबंदी लालू जी ने 91-92 में कराने का काम किया। सिंचाई सुविधाओं में अप्रत्याशित वृद्धि की गई। 93-94 तक 10,06,000 हेक्टेयर भूमि को नहरों में, 16,25,000 हेक्टेयर भूमि को ट्यूबवेलों में, 1,59,000 हेक्टेयर भूमि को टैंकों और 42,12,000 हेक्टेयर भूमि की कुआं द्वारा सिंचाई हुई महोदय। 16 बड़ी और मध्यम सिंचाई परियोजना हाथ में ली गई। कृषि उद्योगों की लिए गांव के अधिक बिजली दी गई। बिहार ने 93-94 में अनाज की रिकॉर्ड तोड़ 175 लाख टन पैदावार की। 2001-2 में महोदय बिहार में प्रति हेक्टेयर उपज 1,669 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर थी, जो उस वक्त कर्नाटका 1224 और महाराष्ट्र 874 से ही कहीं अधिक थी महोदय। सोचिए उस जमाने में महाराष्ट्र कर्नाटका से भी ज्यादा जो है उपज बिहार में हुआ। सब ऑन रिकॉर्ड है, थोड़ा पढ़िएगा तो देखा जाए। नौकरी रोजगार और मजदूरी के लिए लालू जी ने क्या किया? नौकरी रोजगार और मजदूरी के बारे में लालू जी ने क्या, वो आप बोलिएगा, आपके मुंह से शोभा देता है असत्य बोलना। बेरोजगारी की समस्या से निपटने के लिए लालू प्रसाद जी ने गंभीर कदम उठाए। यहाँ भी उन्होंने गांव और बेरोजगार ग्रामीणों के लिए कई हजार नए पदों का सृजन किया। नए एवं पुराने रिक्त पदों को भरने के लिए विशेष भर्ती अभियान चलाएं। इसके परिणाम स्वरूप 93-94 तक 21,000 डॉक्टर, 12,000 प्राथमिक स्कूल शिक्षक, 36,000 होमगार्ड और लगभग 48,000 तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी की नियुक्ति की गई। यानी 3-4 साल में, ये महत्वपूर्ण बात है, 3-4 साल में उन्होंने उस दौर में सीमित संसाधनों के बावजूद 1,17,000 से अधिक नौकरियां, स्थायी नौकरियां देने का काम लालू जी ने करने का काम। उन्हीं की नियुक्ति से आज डॉक्टर, अध्यापक, अभियंताएं, पुलिसकर्मी ने कला अंतर में प्रशासन, विधि, शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था को संभालने का काम किया है महोदय। ये सच्चाई है।
ये छुपा नहीं, प्रतिवर्ष बैठिए बैठिए बैठिए, आप बोलिए, आप जाइए। प्रतिवर्ष उन्होंने अध्यक्ष ने बैठिए। मजाक बना रखा है लोग। अब मुख्यमंत्री जी को बोलने देगा कोई? आप चाहते सदन के नेता बोले? बोलिए, आप मत बोलिए सब बात, आप बोलिए, अपनी बात रखिए, बात अपनी बात रखिए आप। प्रतिवर्ष पहले नेता प्रतिपक्ष, पहले अपने लोग कहीं ये शोर न करें, ये आपको ज्यादा डिस्टर्ब कर रहे हैं, आपको आपको एक्शन ज्यादा होगा disturb तो कर रहे हैं। रिएक्शन होगा महोदय। अरे तो आपको डिस्टर्बेंस हो रहा है ना, मुझे क्या हो रहा है, मुझे दिक्कत नहीं है। ये आपके आपको लोग disturb भी हो रहा हैं, हमारे नहीं, ये सब लोग इसलिए आपके कह रहा हूँ कि इनको कहिए नहीं बोले, सब आपको लोग disturb आपके नहीं हैं करें। महोदय। अरे यार, अपने आप डिस्टर्ब क्यों करते संरक्षक हैं? है, कस्टोडियन है आप। मैं भी जब वहां बैठता था ना, तो मेरे ही लोग डिस्टर्ब करते थे, मैं उनको रोकता था, इसलिए मैं कह रहा हूँ आप कहीं अपने लोग रोकिए, तब आप बोल चाहे पाएगा अपने बढ़िया से। लोग हो या उनके लोग, जारी तो रखिए। आप ही को बोल रहे हैं महोदय। जारी रखिए। प्रतिवर्ष उन्होंने उन नियुक्तियों को जारी रखा। बेरोजगारी भत्ते को भी 50 रुपए से बढ़ा के 100 रुपए प्रतिमाह किया। अनुसूचित जाति और जनजाति और पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण को सख्ती से लागू किया गया। नौकरी रोजगार की तरह मजदूर सुरक्षा के क्षेत्र में भी लालू प्रसाद ने असाधारण प्रगति की। उन्होंने राज्य में कृषि मजदूरों और गैर कृषि मजदूरों के प्रतिदिन की मजदूरी क्रम 23 और 28 रुपए प्रति व्यक्ति करने का आदेश दिया। ये औसत राष्ट्रीय औसत से भी अधिक थी महोदय। वहां कृषि मजदूरों और गैर कृषि मजदूरों की प्रति दिन की मजदूरी 21 रुपए और 26 रुपए थी। पड़ोसी राज्यों की तुलना में बिहार औसत सबसे अधिक बैठता था महोदय। एक वर्ष में एक व्यक्ति इतने दिन काम करता था, उसका औसत भी बिहार से अधिक रहा महोदय। शिक्षा के क्षेत्र में लालू जी ने क्या किया? उस दौर में देश भर में बिहार की साक्षरता दर सबसे कम थी, इसलिए मुख्यमंत्री बनते ही लालू जी ने शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले अनुसूचित जाति जनजाति, पिछड़े अति पिछड़ा और अल्पसंख्यक सबसे अधिक अशिक्षित थे। उन्होंने इन वर्गों को शिक्षित करने पर बल दिया, इसलिए प्रथम बार बिहार के बजट में एक प्रमुख भाग शिक्षा पर खर्च करना शुरू किया गया, क्योंकि लालू प्रसाद जी का मानना था और वो कैसे भी चाहते थे कि अशिक्षित, निम्न और वंचित वर्गों के लोग स्कूल अवश्य जाए और शिक्षा ग्रहण करें। बिहार उस वक्त बजट का शिक्षा का कार 22.12% खर्च उस समय बजट का महोदय किया करते थे। यानी प्रति व्यक्ति शिक्षा पर वे 484.10 रुपए था, जो कमोबेश आंध्र प्रदेश के बराबर और राष्ट्रीय औसत के लिहाज से काफी बेहतर था महोदय। ये था लालू जी का। 6 यूनिवर्सिटी लालू जी ने दिया। BN मंडल यूनिवर्सिटी मधेपुरा, वीर कुंवर सिंह आड़ा, JP यूनिवर्सिटी छपरा, मौलाना मजरूल हक अराबी फारसी यूनिवर्सिटी, सिद्धो कानो मुर्मू यूनिवर्सिटी दुमका, विनोबा भाव यूनिवर्सिटी हजारीबाग। ये 6 यूनिवर्सिटी लालू जी ने देने का काम किया। और आज भी हम नहीं चाहते कि जो नए यूनिवर्सिटी बने उनका तो अभी कैंपस ही नहीं है। अभी भी बिहार के छात्र छात्राएं अगर यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं तो वो 2005 के पहले वाले में पढ़ रहे हैं। ये सच्चाई है। बता दीजिए नया यूनिवर्सिटी कहाँ है, कौन पढ़ रहे हैं, कितने लोग पढ़ रहे हैं, और 2005 वाला में कौन कौन पास आउट हुआ? यहाँ बैठे हुए बहुत लोग उसी में पास आउट हुए होंगे। बोलते हैं कि 2005 से पहले क्या था महोदय? बताइए। 2005 से पहले ना चांद था, ना तारा था, ना सूरज था। साहब तो 2005 के बाद उस पर भी आएंगे, अभी रुकिए। उस दौर में अनुसूचित जातियों के लिए उन्होंने 260 से अधिक विशेष स्कूल खोले लालू जी ने। SC/ST वर्गों के विद्यार्थियों को 100 रुपए प्रति माह वजीफा दिया जाने लगा। गरीब विद्यार्थियों को प्रतिदिन 1 रुपए भोजन भत्ता मिलता था। इसका परिणाम यह हुआ, महत्वपूर्ण बात है महोदय, इसका परिणाम यह हुआ कि 14 वर्ष से कम आयु के 41.5 लाख विद्यार्थी ने स्कूलों में दाखिल लिया।
ऐसा तब हुआ जब समाज के कुछ प्रभावशाली वर्ग दलितों को स्कूल भेजना शिक्षित नहीं होने देना चाहते थे, तब 46 लाख से ज्यादा लोगों को स्कूल में उन्होंने भर्ती कराया। लालू प्रसाद जिनके सकारात्मक प्रयास में जनता में गजब दिलचस्पी दिखाई और शिक्षा के प्रचार प्रसार में महती भूमिका निभाई, और जानकर हैरानी होगी जब लालू प्रसाद को बिहार मिला था उस वक्त 1989 तक 6 से 14 वर्ष आयु के स्कूली बच्चों में पढ़ाई छोड़ने का दर 11.4% थी, जो 1994 में घटकर ये 3.2 हो गया महोदय। कितनी बड़ी उपलब्धि थी लिमिटेड सोर्स में। लेकिन आज 2024 में नीति आयोग का अपने सरकार का रिपोर्ट पढ़ो, वो रिपोर्ट जो है ड्रॉप आउट की आज 41.9% है शेप। कितना महोदय आज की स्थिति, आज बच्चे 41.9% यानी लगभग 42% लोग ड्रॉप आउट हो रहे हैं। और लालू जी को जब मिला था तो 11% था, उसको घटा के उन्होंने 3% कर दिया। ये जो है सच्चाई। सारे विजेंद्र जी आ गए, इनको भी किताब दे देंगे, सारा आंकड़ा है। इनको भी पुराना समय भी मंत्री रहे, सब रहे, फिर से पुराना चीज ताजा हो जाएगा। 89 तक उस दौर में बिहार को देश में यह सम्मान और गौरव प्राप्त हुआ कि स्कूल छोड़ने वाले विद्यार्थी की सबसे कम संख्या बिहार की थी पूरे देश में। लालू प्रसाद जी ने बाल मजदूरी जैसे गंभीर अभिशाप और बुराई के खिलाफ जो है कई उन्होंने योजनाएं उनकी शुरुआत महोदय करने का काम किया। अब आइए स्वास्थ्य में लालू जी ने क्या किया। 1990 से पहले बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था की स्थिति संतोषजनक नहीं थी। इसे सुधारने के लिए लालू प्रसाद जी ने भरसक प्रयास किए। इसके लिए उस वक्त उनके समय में बिहार की कुल खर्च के प्रतिशत के रूप में स्वास्थ्य पर प्रति व्यक्ति खर्च सर्वाधिक रहा। यह राष्ट्रीय औसत 9.4 के मुकाबले 10.2% था। इसके फलस्वरूप स्थिति में सुधार हुआ। शिशु मृत्यु दर एक महत्वपूर्ण स्वास्थ्य संकेतक है। पहले यह दर बहुत ऊंची थी। लालू प्रसाद जी के कार्यक्रमों के बदौलत स्थिति में इस हद तक सुधार हुआ कि 94-95 में बिहार शिशु दर देश भर में सबसे न्यूनतम हो गई। राष्ट्रीय औसत से भी बिहार की शिशु मृत्यु दर बहुत कम थी, लेकिन ईर्ष्यालु लोग इन ऐतिहासिक उपलब्धियों को जिक्र नहीं करेंगे महोदय। 2005 से पहले 6 मेडिकल कॉलेज थे। 2005 से पहले भी 6 मेडिकल कॉलेज था। सुनो एक बात, 90% जनता उन्हीं मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में आज भी इलाज करवा रही है। वही मेडिकल कॉलेज और वही अस्पताल में आज भी जो है लोग वही इलाज करवा रहे। 90% लोग। मधेपुरा में इन्होंने खोला था मेडिकल कॉलेज। सब लोग मधेपुरा के लोग यहाँ होंगे, लोग जानते होंगे मधेपुरा मेडिकल कॉलेज का हाल क्या है। मधेपुरा में कर्पूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में चलिए, हम जब स्वास्थ्य मंत्री थे महोदय, कोई डॉक्टर नहीं बैठता था। हम जब हाथ में लिए तब फिजिशियन भेजे, गायनी भेजे, पेडिट्रिशियन भेजे, ईएनटी का लोग को भेजे, आंख के डॉक्टरों को मैंने वहां भेजा। और आज चले जाइए, आज क्या स्थिति, कितना डॉक्टर जा रहा है नहीं जा रहा, मेडिकल कॉलेज में इलाज हो रहा कि नहीं हो रहा, क्या स्थिति वहां बनी हुई है। एनएमसीएच पूर्णिया, ये महत्वपूर्ण बात है, एनएमसीएच पूर्णिया, भागलपुर और बेतिया के मेडिकल कॉलेज में तो प्रतिवर्ष मान्यता रद्द करने के लिए आता है। वो तो हर साल जब मान्यता रद्द को बचाना होता है, मान्यता को बचाना होता है, तो डॉक्टर का ट्रांसफर किया जाता है। ये स्थिति, कौन इलाज करा रहा है इनके बनाए हुए मेडिकल कॉलेज। सब तो 2005 के पहले वाला ही मेडिकल कॉलेज में इलाज करा रहा है। बताओ सच्चाई है कि नहीं? ये सच्चाई है महोदय।
इसमें हम क्या बोले? और इसी के लिए कि इनका मेडिकल कॉलेज केवल ढांचा ना बन जाए, इसलिए हम पब्लिक हेल्थ कैडर लाए थे, जो कैबिनेट लाने नहीं दिया गया। पूछे विजय चौधरी जी हैं, 1.5 लाख लोगों की जिसमें बहाली होनी थी। कई बार हम आपको बोले, आपके यहाँ भी फाइल गया होगा, वित्त विभाग में था, गया कि नहीं गया? इधर देख के बोलिए, इधर अध्यक्ष देखिए। कहाँ बार बार उधर देखते हैं आप? हमारे पुराने इधर वित्त देखिए, मंत्री इधर हैं। देख के बोलिए। 1.5 लाख लोगों की बहाली, ताकि देखिए, उन मेडिकल बोलिए, कॉलेजों में। बोलिए। अब बोलने दीजिए, समय नहीं है, आप अपने वक्त अगर बोलिएगा उस ना। समय की बात पूछना शुरू करेंगे तो हमको तो बहुत बात बोलना नहीं पड़ेगा। बोलिए, नहीं बोलिए, नहीं बोलिए, बोलिए, आप बोलिए, इधर देख के बोलिए। अध्यक्ष महोदय, 1.5 लाख लोगों को इसलिए ताकि खाली ढांचा ना रह जाए, वहाँ इलाज भी हो, इसलिए हम पब्लिक हेल्थ कैडर ला रहे थे। और अब पता नहीं अब कब आएगा, नहीं आएगा। हम तो उम्मीद करते कि भाई जल्दी जो है लेकर के आ जाए। घरों के मामले में अध्यक्ष महोदय, 95-96 एक मिनट भाई, 95-96 में गरीबों के लिए लगभग 2.3 लाख मकान बनाए गए। गरीबों के लिए शहरों में लाखों रैन बसेरे बनाए गए महोदय, आप भी जानते हैं, प्रमुख स्थलों पर। कई फुटपाथ के लिए वेंडर चीज बनाया गया, मछली मार्केट बनाया गया। आप इनकम टैक्स गोलंबर चले जाइए, फ्रूट मार्केट बनाया गया। आज वहीं से फल खरीदते हैं ना, वहीं से मछली खरीदते हैं ना। ये है लालू जी का बिहार, 2005 से पहले का बिहार। यह स्थिति है। वृद्धों की पेंशन 30 रुपए थी उस समय महोदय, लालू जी ने बढ़ा करके उस समय 100 रुपए प्रति माह कर दी थी। कुल मिलाकर के आलोचित समय में साक्षरता, प्रारंभिक शिक्षा, स्वास्थ्य और लंबी आयु, रोजगार, मजदूर की सुरक्षा, सार्वजनिक कार्यक्रमों तक पहुंच, स्वतंत्रता और सामाजिक न्याय जैसे मानवीय विकास के सूचकांकों के अर्थों में राज्य का प्रदर्शन बहुत अच्छा था महोदय, आप समझ जाइए। और बहुत लोगों को यह भी पता होगा कि उस समय 90 से पहले चुल्हाई तेली कांड हुआ था छपरा जिला में, जहां कुछ सामंतवादियों ने एक तेली समाज के, वो सामाजिक न्याय के लड़ाई करने वाले लोग थे, अपने घर जो है सब लोगों को निमंत्रण देकर के भोज उन्होंने रखा था। भोज रखने के अगले दिन कुछ सामंती चले गए और कान उनका काट लिया था कि कैसे 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 तुमने भोज रख दिया, कैसे हमको अपने जैसा समझ लिया कि तुम भोज रखवाएगा, इसलिए कान काट लिया। प्रशासन अध्यक्ष महोदय, एक मिनट बैठिए ना। अध्यक्ष महोदय, उस समय प्रशासन ने नहीं सुनी, कोई न्याय नहीं मिला। तो आप देखिए 90 के बाद आज किसी माइक के लाल में दम नहीं, किसी सामंतियों में दम नहीं कि इस तरह का हरकत कर सके। ये लालू जी ने गरीबों को ताकत दी, बोली दी, खटिया पे बैठाया, सामाजिक न्याय किया। और आज किसी की हिम्मत है, आज किसी की हिम्मत है तो महोदय ये लालू जी की देन थी। और आपको बता दें, कोई अगर लालू जी की तुलना करेगा तो बेकार की बात है। लालू जी मुख्यमंत्री रहे तो संयुक्त बिहार के मुख्यमंत्री रहे। उस समय क्षेत्रफल में भी बिहार ज्यादा था और पॉपुलेशन में भी बिहार ज्यादा था। आज तो झारखंड नहीं है, फिर भी बुरा हाल है। अब आइए 2005 वर्सेस 2025 पे आइए। अरे भाई लालू जी इधर देखिए ना, कहाँ आप देखते उधर, इधर देखिए, बोलिए, शांत रहिए। अध्यक्ष महोदय, लालू जी की एक और उपलब्धि बोल देते हैं। लालू जी को गाली दे दे करके लोग पद पा रहे, यह भी लालू जी की उपलब्धि है।
टीवी में चेहरा आ जाएगा, लालू जी को गाली दो, ये भी उपलब्धि है, उसीलिए ना बोल रहे हैं। भीतर सब जान रहे हैं, भीतर सब जान रहे हैं, भीतर सब जान रहे हैं। अब केवल 15 मिनट है। अध्यक्ष महोदय, आपको और देना होगा महोदय। 15 मिनट 10 मिनट पर आप बोलिए, इधर देख के बोलिए ना, क्या दिक्कत है, बोलिए। आप हर बात पर लालू जी का नीतीश जी नाम लेते हैं, सम्राट जी बोलते हैं कि लालू जी को अटैक करो, हर बात पे नाम लेते हैं, उन्हें दोष देते हैं। नई पीढ़ी जिसने उनका राज देखा नहीं, आपके राज में जो लोग पैदा हुए, बड़े हुए, बेरोजगार है अभी तक, जो लालू जी के राज को नहीं देखा, वो आप ही के राज में जो लोग, आज एक पीढ़ी चली गई जो आज बेरोजगार है। क्या आप लोग क्या झूठी कहानी सुनाते रहते हैं 1990 का? आज की बात कीजिए, आप एक पीढ़ी को बर्बाद कर दिए। एक अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री को बोलने नहीं देंगे, समझ जाइए। मुख्यमंत्री को बोलने नहीं देंगे। बैठिए बैठिए, शांत रहिए। मुख्यमंत्री को बोलने नहीं दिया जाएगा। अरे आप लोग भी बैठिए ना, आप लोग के वाला आ रहे हैं। रणविजय जी बैठिए। अरे रणविजय जी आप बैठिए, अपने लोगों को कहो यार, आप ही के लोग आ रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, इधर खड़ा हो जाता है, आप वो लोग खड़े हो रहे पहले, उनको भी करेंगे, इधर खड़ा हो जाता है ना, हो जाता है। ऐसे समय पूरा बर्बाद होगा, क्या मतलब है? बैठिए, अरे बैठिए आप, चलिए। सुनो, वो बहुत महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री जी यहाँ नहीं है। अरे यार बैठो ना यार, चुपचाप से बाहर जाके चिल्लाइएगा ना जनता के बीच। सही, जय टेप रिकॉर्डर। बोलिए बोलिए। टेप रिकॉर्डर चलाते हैं। महोदय, सब लोग सुने, ध्यान से सुने भाई, अब मत बोलो, जो लोग को बोलना बोलने दीजिए, आप लोग हमारे तरफ से मत बोलिए। हम अकेले काफी हैं, आप लोग को अभी तक नहीं पता। जब जरूरत होगा तो हम इशारा कर देंगे। अध्यक्ष महोदय, भैया लोग सुनिए, चाचा लोग सुनिए, काका लोग सुनिए, माता बहन सुनिए। 2005 के पहले वालों, चलिए हम आपको 2005 के बाद 2025 में ले चलते हैं। एक बरसात में सैकड़ों पुल गिर जाना, एक ही मेगा पुल 3-3 बार गिर जाना, बालिका गृह कांड हो जाना, सृजन घोटाला हो जाना, पलायन नंबर 1 बिहार, महंगाई की महामारी, स्मार्ट बिजली मीटर उर्फ चीटर मीटर का उलटफेर, बिजली का बिल, सबसे महंगा बिहार का बिल बिजली का, चूहा 800 करोड़ का बांध खा जाता है, चूहे ने 9 लाख लीटर दारू पी जाता है। बिहार में चूहों की बहार है क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। 100 से अधिक घोटाले, जिसमें 40 घोटाले तो प्रधानमंत्री जी पर है, मुख्यमंत्री जी के लिए। 2005 को बीते तो बहुत वर्ष हो गए। चलिए मैं कल की बात बताता हूं। क्राइम का डेटा बता सकते हैं जो कल की तारीख में हुआ। कल की छोड़िए, आज की बात हम बताते हैं। आज की बात छोड़िए, 3:03 हो रहा है, हम अभी की बात बताते हैं। बिहार की स्थिति क्या है, घड़ी देख लीजिए सब लोग। आज की बात, अभी की बात हम बताते हैं। आपके 20 साल के काम का नतीजा हम बताते हैं। आज 2025 मार्च 4 तारीख के दिन प्रति व्यक्ति आय देश में सबसे कम बिहार का। आज 2025 मार्च 4 तारीख के दिन प्रति व्यक्ति निवेश सबसे कम बिहार में। आज 2025 मार्च 4 तारीख के दिन किसानों की देश में सबसे कम आय बिहार में। आज 2025 मार्च 4 तारीख के दिन सबसे अधिक स्कूल ड्रॉप आउट रेट बिहार में। आज 2025 मार्च 4 तारीख के दिन
देश में सबसे कम साक्षरता दर बिहार में। आज 2025 मार्च 4 तारीख के दिन अफसरशाही सबसे ज्यादा बिहार में, घूसखोरी सबसे ज्यादा बिहार में, बिजली का दर सबसे ज्यादा बिहार में। आज अभी तक बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला, ना विशेष पैकेज मिला। आज की बात हम बताते हैं। नीति आयोग के रिपोर्ट के अनुसार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का लक्ष्य हासिल करने में बिहार सबसे निचले पायदान पे। नीति आयोग द्वारा गुणवत्ता शिक्षा में 12 मानकों में से 10 मानकों में से देश में बिहार सबसे पिछड़ा राज्य है महोदय। 2022 में हमारी सरकार और मेरी पहल पर शिक्षा विभाग में अगर 2.5 लाख से अधिक नियुक्तियां नहीं होती तो सबसे कम अध्यापक की कमी वाला प्रदेश भी बिहारी होता। देश में सबसे अधिक 65% महिला एनेमिक है, खून की कमी है बिहार में। आप ही का रिपोर्ट है भारत सरकार का, नहीं कायला बोल रही है। आपको तो चिंता करना चाहिए रेणु जी। और ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का रिपोर्ट है, पढ़ लीजिएगा। देश में सबसे अधिक 45% बच्चे जो है बौनापन के शिकार होते हैं, वो सबसे ज्यादा बिहार में। देश में सबसे ज्यादा अंडरवेट, कमजोर बच्चा, कम वजन का बच्चा जो है बिहार में है, लगभग 23% बच्चे। नेशनल हेल्थ फैमिली हेल्थ सर्वे में देश में सबसे अधिक चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों की कमी बिहार में है। दूसरे प्रदेशों में इलाज कराने सबसे अधिक मरीज लोग जो है बिहार के जाते हैं कि नहीं, सबसे ज्यादा इलाज करने। सबसे अधिक छात्र पढ़ने बिहार के लोग दूसरे प्रदेश में जाते हैं। देश के सबसे अधिक बेरोजगारी बिहार में है। देश में सबसे अधिक गरीबी बिहार में है। देश के सबसे अधिक पलायन बिहार में है। सतत आकलन सूचकांक से डीजी का अगर देखा जाए तो देश में बिहार सबसे निचले पायदान पर है। भारत सरकार के मंत्री ने संसद में लिखित जवाब में कहा, सुनिएगा, जो इन्हीं के पार्टी के अभी मंत्री बने हैं, मंत्री ने संसद में लिखित जवाब में कहा कि नीति आयोग के रिपोर्ट के मुताबिक विकास के 115 क्षेत्रों और मानकों में बिहार को 100 में से 52 अंक मिले हैं, जो कि सबसे कम बिहार में है। आप ही के पार्टी की कुछ लोगों ने पूछा था केंद्र मंत्री से, जो जवाब मिला था केंद्र मंत्री का जवाब है, बिहार के लगभग 83% ग्रामीण के नौजवान युवा, सबसे ज्यादा बेरोजगारी अगर है तो ग्रामीण के नौजवानों में 83%, जो कि सबसे ज्यादा बिहार में। और महोदय यही नहीं, ये सबसे इंपॉर्टेंट डाटा है, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, यानी शहरी क्षेत्रों में सबसे अधिक बिहार के ही लोग बेरोजगार हैं, यानी शहर में भी और ग्रामीण में भी बिहार के नौजवान युवा लोग बेरोजगार सबसे अधिक बिहार में। अब बताइए, बीपीएससी पेपर लीक हुआ, रद्द किया गया, बेचारे छात्रों को लाठी से पीटा गया, उनके साथ न्याय सरकार नहीं कर रही है। हम नेता विरोधी दल है, 2-2 बार मुख्यमंत्री को पत्र लिखे, पता नहीं पत्र का जवाब तक नहीं देना समझा, ना अपने मंत्रियों द्वारा जवाब भिजवाया, ना अपने अधिकारियों द्वारा जवाब भिजवाया। बताइए महोदय, क्या मतलब है लोकतांत्रिक व्यवस्था में? अगर नेता विरोधी दल अगर मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखे, हमने इश्यू रेज किया था, प्रमाण दिया गया था, उसके आधार पर रद्द हुआ, केवल पेपर लीक होता है इनकी सरकार में। आज भी हम मांग करते हैं कि बीपीएससी के स्टूडेंटों की मांगों को माना जाए, गुहार करते सब लोग हैं। बीपीएससी के स्टूडेंट जो है धरना जाके संवाद कीजिए, जाके मिलते कहीं नहीं, एक बार मिल लीजिए कम से कम। महोदय, ये 2025 की स्थिति, 20 साल की स्थिति जो है ये है। 2005 की माला जपना छोड़ के अगर ये लोग काम किए होते तो बिहार की ये दुर्गति नहीं हुई होती महोदय। नीतीश कुमार जी तो यहाँ नहीं है,
लेकिन उनके लिए एक नारा बहुत फिट बैठता है, सब कुछ जाए भाड़ में, सब कुछ जाए भाड़ में, अपन कुर्सी के जुगाड़ में। बस यही उनके लिए 20 साल के कार्यकाल का कमाल है महोदय। आपके मुख्यमंत्री उनके कुर्सी के मोह ने बिहार को क्या से क्या बना दिया, पूरा बिहार के लोग अब झेल रहे हैं महोदय। बिहार ने इस दिखावटी, बनावटी, फसावटी, घुमावटी, झुठलावटी, रुलावटी, तरपावटी, मिलावटी, नकली सरकार की एक्सपायरी डेट 2005 मुकर्रर कर दी है महोदय। अब सारा 2025 मुकर्रर कर दी है महोदय। अब सारा झूठ, बहानेबाजी, प्रपंच का कोई मतलब नहीं है। बिहार और बिहार वासी अब हिसाब लेने के मूड में है, आड़ और पार के मूड में है। अब कहिएगा कि डरवा करके, जंगल राज बतवा करके, झूठा कहानी बतवा करके लोग आपके झांसे में आ जाएंगे। बिहारी अगर झांसे में आएगी तो गलत फहमी में आप लोग जी रहे हैं। अभी भी चश्मा उतारिए, लोग 20 साल का हिसाब मांग रहे हैं। 20 साल में आपने एक पीढ़ी को बर्बाद कर दिया, बिहार को बर्बाद कर दिया, बिहार को सबसे अंतिम पैदान पे लाने का काम। मुख्यमंत्री जी तो यहाँ नहीं है, लेकिन 2005 से पहले दाखिल खारिज में कितना घूस चलता था। कोई सीएम पीएम के पैर पर गिरता था, गिड़गिड़ाता था जी 2005 से पहले। अगर कोई सीएम गिड़गिड़ाता था कि पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दो तो पहले मिल जाता होगा, लेकिन आज के प्रधानमंत्री तो देवे नहीं करते पटना यूनिवर्सिटी को। 4 मिनट और है। तो अध्यक्ष महोदय, हम तो ये सब पे बहुत चीजों पे जाना नहीं चाहते हैं महोदय, लेकिन बहुत सारा चीज है, बोलना है। अगर आप मेरा 5 मिनट और बढ़ा दीजिए। बहुत मौके मिलेंगे आपको अध्यक्ष महोदय, अभी तो केवल टाइम बाकी है। अरे कह रहा हूँ 4 मिनट और है, मैं कह रहा हूँ। नहीं 4 मिनट नहीं, आप 10 मिनट दे दीजिए। अच्छा 4 मिनट में समेट लीजिए, मौके बहुत मिलेंगे आपको। क्या अवसर की दिक्कत है भाई, जब चाहेंगे तब बोलते हैं आप। चलिए 2005 से पहले जैसा रिवर्स गियर में कोई गाड़ी चलाने वाला नहीं था, जैसा ही मुख्यमंत्री जी चलाते। 2005 से पहले विश्व प्रसिद्ध पलटी मार नेता कोई नहीं हुआ करता था, कोई उल्टी किताब नहीं पढ़ता था, अपनी नाकामियों को छुपाने वाले मुख्यमंत्री कोई नहीं था उस समय। 2005 से पहले हिसाब किताब जनता मालिक जानती है। आप अपने 20 साल का हिसाब दीजिए महोदय। तो 2005 से पहले अगर 2005 से पहले आईफोन, स्केचर, क्रॉक्स, एआई, आईपैड, ओटीटी, कोविड नहीं था तो इसका दोष लालू जी को मत दीजिए। इलेक्ट्रिक कार नहीं था तो उसका दोष लालू जी को मत दीजिए। हर चीज जो है दोष लालू जी को देना चाहते। 2005 से पहले अफसरशाही बिहार में नहीं था, पब्लिक के जनप्रतिनिधियों का सम्मान हुआ करता था, काम हुआ करता था। आप हर बात जो है दोष देते रहिए, लेकिन महोदय बजट में महिलाओं के लिए 2500 रुपए महीना नहीं दिया गया महोदय। पुल जो लगातार गिर रहे हैं, मजबूत पुल बनाने में लालू जी और 2005 से पहले का दोष लोग लगातार देते रहते हैं। गिरता पुल है, सृजन घोटाला होता है, हर चीज होता है, बालिका गृह होता है, लालू जी को दे दिया जाता है। हम लोगों का मांग था विधवा पेंशन, सामाजिक सुरक्षा पेंशन 1500 कर दो, बिजली 200 यूनिट फ्री में कर दो। कुछ नहीं, खोखला बजट, बेकार का बजट। तो हम महोदय हम ज्यादा नहीं बोलेंगे, लेकिन हम एक केंद्र सरकार की बात बताएंगे। 10 वर्षों में बिहार में कोई केंद्र विद्यालय और जवाहर नवोदय विद्यालय नहीं खुला 10 साल में। बीते दिनों केंद्र सरकार ने देश भर में 85 केंद्र विद्यालय दिए और 28 जवाहर नवोदय विद्यालय खोले, लेकिन डबल इंजन की सरकार ने बिहार में एक भी नहीं खोलना लायक समझा। बिहार में इनका क्राइटेरिया है पर पॉपुलेशन साक्षरता दर कम, फिर भी नहीं दे पाए। एक भी टेक्सटाइल पार्क नहीं दिया,
कोई कारखाना नहीं, कोई इंडस्ट्री नहीं। इंदिरा आवास में कटौती, 2 लाख इन्वेस्टमेंट अनाउंस किए थे। 16 एमपी है चंद्रबाबू नायडू के, वो वहां ले जाकर के 2 लाख करोड़ का अनाउंसमेंट करा लिए, और हमारे मुख्यमंत्री कुछ नहीं कर पाए, पैरों पे गिर रहे। अभी जो मार्च में भी बजट आया 59,000 करोड़ का, बताओ कहां है, क्या हिसाब है, मिला कि नहीं मिला? इसके बारे में क्यों नहीं बता रहे? हमारा रिजर्वेशन आप लोग खा गए, 65% जो हम लोग बढ़ाए थे। सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, आप नया प्रस्ताव लेके आइए, नया बिल बना करके आइए, 75% कर दीजिए आरक्षण को, हम लोग तुरंत जो है उसको पास करते हैं, केंद्र सरकार तुरंत शेड्यूल 9 में डाल दे। नहीं तो हम समझेंगे कि भाजपा जो है आरक्षण खोर है, आरक्षण चोर है। आप समाप्त करिए। अध्यक्ष महोदय, बिहार रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2000 का, जब बिहार झारखंड अलग हुआ था तो बिहार के साथ ये तय हुआ था बंटवारे। 2000 में हमारे पार्टी ने भी बिहार के लिए 1,79,000 करोड़ रुपए का विशेष पैकेज की मांग की थी। केंद्र की एनडीए सरकार ने 2000 में बिहार बंटवारे किया और बिहार राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 के प्रावधानों के अंतर्गत बिहार को 1,79,000 करोड़ रुपए का विशेष पैकेज वित्तीय सहायता देनी थी, लेकिन एनडीए सरकार ने अभी कभी भी बिहार को मदद नहीं की, अभी तक नहीं मिला महोदय उसका। और वहां चंद्रबाबू नायडू जो है 2 लाख करोड़ रुपया ले जाके अनाउंस करा दिया, अभी तक ही नहीं मिला। भाजपा की सहयोगी नीतीश कुमार जी की समता पार्टी उस समय उनके प्रभुनाथ सिंह जो एमपी थे, उन्होंने बोला था, एक बार पढ़ देते हैं, मैंने दिल से बंटवारे का विरोध किया है, लेकिन जिस दल में हूं, जब उस समता पार्टी की संसदीय बैठक हुई, नीतीश जी यहां मौजूद हैं और उन्होंने उस बैठक में कहा कि बिहार बंटवारे पर हमारे दल को आपत्ति नहीं करनी चाहिए, हम बिहार बंटवारे के बाद शेष बिहार के लिए विशेष पैकेज लेंगे। लेकिन वाजपेयी सरकार में ये 1 दर्जन मंत्री बिहार से थे, लेकिन कभी उन्होंने उसके लिए मांग नहीं उठाई महोदय। तो हम तो बहुत चीज बोलना चाहते थे। अब समय आपका समाप्त हो गया। अध्यक्ष महोदय 5 मिनट बस फिनिश करेंगे। अब समारोह करिए, बार बार नहीं बोलते, समारोह करिए। इतना आपने कि इतना लोग डिस्टर्ब किया महोदय, 10 समाप्त करिए, इतना आप खुद 1 मिनट ले लिए। नीतीश कुमार को बिहार की जनता कभी नहीं चुनती है, वो हमेशा नंबर 2 या नंबर 3 पर ही रह जाते हैं। 2015 में 2 पे थे, 20 में 3 नंबर पे थे। राजद नंबर 1 थी, 15 में भी, 20 में भी, और आने वाले समय में महागठबंधन की सरकार बनाने जा रही है। भाजपा में 2020 से 25 5 उप मुख्यमंत्री दे दिए भाजपा ने। अभी तक ये लोग कंफ्यूज है कि चेहरा कौन होगा। क्या हम ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहते, लेकिन परिवारवाद की बात करते, बताओ कितने मंत्री यहाँ परिवारवादी, कितने विधायक यहाँ परिवारवादी लोग। तो इस पे तो हम बोलना नहीं चाहिए, नाम गिना देंगे, लेकिन सब बिहार की जनता तो सब देख ही रहा है। वही बात अब नामे गिना देते, खाली मंत्री लोग का गिना देते हैं अध्यक्ष महोदय। विजय चौधरी जी, सम्राट चौधरी जी, अशोक चौधरी जी, नीतीश मिश्रा जी, सुपुत्र जगन्नाथ मिश्रा जी, चारा घोटाला काला मंत्री बना के बैठे। खा गए कभी बोले जगन्नाथ मिश्रा जी चारा खा गए? काहे? क्योंकि लालू जी पिछड़ा है। अध्यक्ष महोदय बैठिए, मैंने कहा आग्रह किया व्यक्तिगत आक्षेप न करें। नितिन नवीन जी, सुनील कुमार जी, जयंत राज जी, संतोष सुमन जी, नीरज सिंह जी, लेसी सिंह जी, महेश्वर हजारी जी केवल मंत्री हैं जो परिवारवादी है। क्या करें, पूरा कैबिनेट है परिवार वाला। अध्यक्ष महोदय अब हम अंत करते हैं, अध्यक्ष महोदय। माननीय नेता प्रतिपक्ष को मैं ये जानकारी दे देना चाहता हूँ कि डॉक्टर जगन्नाथ जिनका उन्होंने नाम लिया, अब वो है भी नहीं, और न्यायालय ने उनको बरी भी किया है, उस बात का भी उल्लेख ये करें। दोनों बात करें, सिर्फ एक बात के नहीं रखें, दोनों बात का उल्लेख करें आप। एक मिनट अध्यक्ष महोदय, 6 मामले थे, 6 में कितना में बरी किया, कितना में दोषी करार किया? तो और सब में हुए ना दोषी? अरे और भी दोषी हुए ना, क्या बात।
और मैं तो दोषी हुआ। आप क्या बात कर रहे हैं? समाप्त करिए। चलिए ठीक। नेता प्रतिपक्ष समाप्त करिए, बैठ जाइए। अरे अरे बैठिए, बैठ जाइए। हम लोग अलग से बात कर लेंगे, अलग से। देखना माजी, समाप्त करिए नेता अब प्रतिपक्ष। हम समाप्त करते हैं। रोक सकी है आंधिया, रोक सकी है आंधिया, अब उसकी परवाज, उड़ता है बेखौफ हो आसमां में बाज। अध्यक्ष महोदय, हम ज्यादा कुछ अब बस अंत ही करना चाहते हैं कि हम लोगों ने इतना नौकरी दिया। हम तो लोगों के उद्गार हैं कि बिहार की जनता बड़ी उम्मीद और आशा से हमको देखती है। बहुत लोगों को विश्वास है कि हम कुछ करेंगे बिहार के लिए, और हम बहुत कुछ करना भी चाहते हैं। वही हकदार है, सुनिए ना, अरे शांत रहिए भाई। वही हकदार है किनारों के, वही हकदार है किनारों के, जो बदल दे बहाव धारों के। अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। मैं एक मिनट, बस खत्म। नहीं, आप बंद करिए ना, बहुत हो गया ना, 5 मिनट आगे अध्यक्ष महोदय, एक मैं सरकार नहीं, मैं सरकार नहीं, मैं बिहार बनाना चाहता हूं। नया बिहार तकनीक से तरक्की करेंगे। चिराग सबके बुझते हैं मुर्शिद, चिराग सबके बुझेंगे मुर्शद। सुन लीजिए, चिराग सबके बुझेंगे मुर्शद, हवा किसी की सगी नहीं होती। मैं परमपिता परमात्मा ईश्वर भगवान अल्लाह और आप सब लोगों का आशीर्वाद चाहते हैं कि हमको नया बिहार, विकसित बिहार बनाने में आप सब लोगों का सहयोग मिले। इन्हीं चंद शब्दों के साथ हम अपनी बात को विराम देते हैं। माननीय सर, लेकिन अध्यक्ष महोदय, अब हो गया। एक बात हमको दुखद है कि आज ना मुख्यमंत्री जी ने हमारे पत्रों का जवाब दिया, ना ही आज हमारे वक्तव्य में यहाँ उपस्थित रहे। माननीय सदस्य श्री प्रफुल्ल कुमार मांझी, श्री प्रफुल्ल कुमार मांझी, माननीय सदस्य श्री राजेश कुमार। अध्यक्ष महोदय, नेता प्रतिपक्ष बिहारी शब्द को गाली बनाने का आपके पिताजी को लेकर के आप माफी मांगेंगे, जिन लोगों ने बिहारी शब्द को गाली बनाया? श्री अनिल कुमार। महामहिम राज्यपाल के भाषण पर धन्यवाद ज्ञापन करने का मौका मिला। महामहिम राज्यपाल ने अपने भाषण में बिहार के विकास की एक स्पष्ट तस्वीर प्रस्तुत की है, जिसमें नौकरी, रोजगार और विकास की गति तेज होगी। राज्य सरकार ने 12 लाख युवाओं को नौकरी देने और 34 लाख से अधिक लोगों को रोजगार प्रदान करने का संकल्प लिया है, जिससे राज्य में प्लान पर रोक लगेगी। महोदय, लगभग 9 लाख नौकरियां अलग अलग विभागों में दी जा चुकी है। रोजगार सृजन के तहत 24 लाख लोगों को रोजगार से जोड़ा जा चुका है, जो अभूतपूर्व सफलता है। बिहार में नए हवाई अड्डों के निर्माण, पश्चिमी कोसी नहर परियोजना के लिए आर्थिक सहायता, पटना IIT के विस्तार और राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता एवं प्रबंधन संस्थान की स्थापना की घोषणा से राज्य के विकास को और गति मिलेगी। इससे बिहार की आधारभूत संरचना मजबूत होगी, जिससे यहाँ के लोगों को और अधिक रोजगार के अवसर मिलेंगे। सरकार के गठन के साथ ही सड़कों का जाल बिछाया गया, जो मुख्यमंत्री की दूरदर्शी सोच को दर्शाता है। इसी के कारण बिहार में निवेश के प्रति बड़ी बड़ी कंपनियां भी रुचि दिखा रही है, क्योंकि राज्य के में अब बुनियादी ढांचा तैयार हो गया है। सड़कों के साथ गांव में बिजली पहुंचाई जा चुकी है और निर्बाध रूप से कम 20 से 22 घंटे बिजली की आपूर्ति की जा रही है, जिससे उद्योग जगत के लोगों की रुचि बिहार के प्रति बढ़ी है। और इसी का परिणाम है कि देश के बड़े बड़े उद्योगपति अब बिहार का रुख कर रहे हैं। बिहार में पहले से ही विद्युत परियोजनाओं के साथ एयरपोर्ट, मेडिकल कॉलेज, खेलकूद के विकास और पर्यटन स्थलों के निर्माण का कार्य जारी है। इन परियोजनाओं के पूर्ण होने से बिहार भी विकसित राज्यों की श्रेणी में खड़ा हो गया है। हाल ही में माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रगति यात्रा के दौरान सभी जिलों में मेडिकल कॉलेज,
बड़े बड़े पुल बिहार के पर्यटन के क्षेत्र में छपरा सोनपुर के हरिहर नाथ मंदिर से लेकर मधेपुरा के सिद्धेश्वर नाथ मंदिर सहित दर्जनों मंदिरों के सौंदर्यीकरण के लिए सैकड़ों करोड़ की राशि आवंटित कर पर्यटन के क्षेत्र में देश के स्तर पर बढ़ावा देने का काम अति सराहनीय है। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने प्रदेश में कानून का राज स्थापित करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है ताकि हर नागरिक को न्याय मिल सके। इसके लिए सरकार ने हर थाने के कार्यों को 2 भागों में बांट दिया है, जिससे मामले की जांच और विधि व्यवस्था बनाए रखने में काफी मदद मिलेगी। बिहार में 1,10,000 पुलिसकर्मी कार्यरत हैं, जिनमें 30,000 महिलाएं शामिल हैं। यह सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण की दिशा में उठाया गया एक बड़ा अनूठा कदम है। 21,391 रिक्त पदों पर भी नियुक्ति प्रक्रिया अंतिम चरण में है। इसके अतिरिक्त सरकार 2,27,000 से अधिक नए पुलिस पदों का सृजन कर रही है, जिससे जल्द ही और बहाली की जाएगी। राज्य में थानों की संख्या बढ़ाकर 1380 कर दी गई है। डायल 112 आपातकालीन सेवा प्रारंभ कर दी गई है, जिससे नागरिकों को पूरे बिहार में हर कोना कस्बा गांव में त्वरित सहायता मिल रही है। सरकार ने बाढ़ प्रभावित जिलों को इस आपदा से बचाने के लिए कोसी मेची नदी जोड़ परियोजना पर कार्य शुरू किया है। इसके साथ ही किसानों की स्थिति सुधारने के लिए संक्षेप करिए। सिंचाई परियोजनाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है। धान, गेहूं, मक्का का उत्पादन दोगुना हो गया है। बिहार मछली उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गया। महोदय, हमारी सरकार के पहले हालात ये थे कि मछली और अंडे के लिए हमारे प्रदेश दक्षिण के राज्यों पर निर्भर रहा करते थे। माननीय मुख्यमंत्री जी की दृढ़ इच्छा शक्ति का परिणाम है कि आज स्वास्थ्य, परिवहन और महिला सशक्तिकरण स्वास्थ्य क्षेत्र में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। सड़कों और पुलों का निर्माण तेजी से किया जा रहा है। अब राजधानी तक सुदूर इलाकों से पहुंचने का लक्ष्य सरकार ने 5 घंटे का रखा है। महिला सशक्तिकरण विशेष प्राथमिकता दी गई है। स्वयं सहायता समूहों की संख्या में बिहार एक अनूठा देश का राज्य है, जहां 10,63,000 तक समूह सहायता बनी है, जिसमें 1,41,000 जीविका दीदियां कार्यरत है। समाप्त करिए अब। धन्यवाद। धन्यवाद। बोलिए श्री राजेश कुमार, 5 मिनट। अध्यक्ष महोदय, आज मैं महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण में मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। साथ ही साथ हमारे न्याय योद्धा नेता राहुल गांधी जी और हमारे अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के प्रति आभार प्रकट करता हूं। और साथ ही साथ मैं अपने विधानसभा के कुटुंबा के तमाम जनता के प्रति आभार प्रकट करता हूं कि आज उनके बदौलत आज सदन में बोलने का मुझे अवसर मिल रहा है। अध्यक्ष महोदय, ये जो राज्यपाल जी का अभिभाषण है, मैं उसको कोट करते हुए आगे के बानी का देना चाहता हूं। 24 नवंबर 2005 के नई सरकार बनने के पश्चात कानून का राज का लगातार स्थापना हो रही है, ऐसा अभिभाषण में बात आई है। दूसरा, इन्वेस्टिगेशन ऑफ केस, मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। तो मैं इस कड़ी में एक संत शिरोमणि रविदास जी का जो शेर है उसके आगे करते हुए मैं आगे के बातें कुछ रखना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, संत शिरोमणि रविदास जी महाराज ने 648 साल पहले एक उक्ति में कहा था कि ऐसा चाहूं राज में मिले सबन को अन्न, छोट बड़ सब संपत से रैदास रहे प्रसन्न। और आज जो है उसी के साथ मिर्जा गालिब का एक उक्ति है, जिसमें कहे हैं साफ तौर पे कि हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, हमें मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल को खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा। इस संदर्भ में मैं लॉ एंड ऑर्डर के बात करते हुए आगे के बाद बताना चाहता हूं कि अध्यक्ष महोदय, हम अपने विधानसभा
में औरंगाबाद से हम आते हैं। यदि लॉ एंड ऑर्डर के बात करें तो दिनांक 10/12/2024 के माली थाना क्षेत्र अंतर्गत कोल मंझौली में जो है एक दलित बच्ची के साथ रेप किया गया और उसके साथ उसके हत्या कर करके और उसे फेंका गया। उसी संदर्भ में नवंबर 2024 में पैक्स अध्यक्ष जो वहां के थे संजय सिंह, उनकी हत्या कर दी गई और जो है वो उनकी लाश लापता कर दी गई। नबीनगर में ही सिरिया हत्याकांड चर्चित हत्याकांड है, उसमें जो है लॉ एंड ऑर्डर आज तक ये इसकी जांच नहीं हुई और ये पता नहीं चला कि अपराधी कौन थे। इसी संदर्भ में एरका में महादलित के बच्चे को जो छात्र था उसको जो है हत्या कर करके और नाले में फेंक दी गई। तो इस संदर्भ में जो लॉ एंड मेंटेनेंस की बात कही जा रही है अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि आखिर लॉ एंड ऑर्डर कैसे लॉ एंड ऑर्डर कहते हैं। आप कैसे अभिभाषण में हम उम्मीद रखें कि लॉ एंड ऑर्डर का जो है हमारा राज चल रहा है। ये बात सच है कि कोई भी सरकार जब बैठती है तो वो चाहती है कि हमारा लॉ एंड ऑर्डर का जो है काबू में रहे, लेकिन विगत कुछ दिनों में जो अभिभाषण देख रहे हैं, हम यहाँ सभी जीते हुए जनप्रतिनिधि हैं यहाँ, लेकिन इस अभिभाषण में हमें नहीं लगता है कि किसी जीते हुए जनप्रतिनिधि के और मंत्रिमंडल के साथियों के राय लिया गया है। ये साफ तौर पर पदाधिकारी द्वारा बनाया हुआ ये अभिभाषण है और उस अभिभाषण को राज्यपाल महोदय ने इसको पढ़ने का काम किया है। आगे के कड़ी में मैं जरूर बताना चाहता हूं कि हम जब ये जो है बिहार विधानसभा में आते हैं तो जो है हम राज्य में कानून व्यवस्था को यदि आगे करें तो यहाँ बीपीएससी छात्रों के प्रति जिस तरह से उनके साथ बर्बरता पूर्वक अन्याय हो रही है, माननीय मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी, अभी 10 मिनट समय 12 हो गया आपका समय, जो है जो मुख्यमंत्री जी से आपके माध्यम से जो है आग्रह करना चाहते हैं कि आप न्यायप्रस्त माने जाते थे, लेकिन आज क्या हो गया है कि वो स्टूडेंट आपसे न्याय मांग रहा है और उनको न्याय नहीं मिल रहा है। सकारात्मक रूप से मैं ये बातें कहना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं जो है अपनी वाणी खुद दूंगा, चूंकि मैं खुद फॉर्मेट में रहने वाले लोग हैं, लेकिन कुछ बातें ऐसी भी है कि हम सब जितना भी यहाँ बैठे हैं उनको सकारात्मक सोच लेकर के बैठनी चाहिए, क्योंकि जो भी हम लोग यहाँ बैठे हैं जनता के प्रति दायित्व है और जनता के प्रति उत्तरदायित्व है। इसलिए ऐसा ना हो कि लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर जो है निर्मम हत्याएं हो रही है, उसकी जांच नहीं हो रही है। इन्हीं जनशब्दों के साथ आप सबका सभापति महोदय श्री लखेंद्र कुमार रोशन। क्या नहीं, तोड़ना नहीं है, चिंता न कीजिए। सभापति महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय के द्वारा दिया गया अभिभाषण के पक्ष में मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। नेता सदन अपने दोनों उप मुख्यमंत्री द्वय और अपने सचेतक जनक सिंह जी को मैं धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने बोलने का मौका दिया, साथ ही पातेपुर के महान जनता को भी। अध्यक्ष महोदय, चूंकि नेता प्रतिपक्ष चले गए, हमको लग रहा था कि महामहिम राज्यपाल महोदय का भी भाषण पर कुछ रखेंगे, लेकिन उन्होंने 1990 से पहले और 1990 से लेकर 2005 तक के गाथा को गाकर चला गया। लेकिन हमें लग रहा है कि प्रतिपक्ष के चैम्बर में बैठकर जरूर मेरे बातों को जरूर सुनेंगे। सभापति महोदय, आश्चर्य इस बात की है, 1990 के जिस चर्चा नेता प्रतिपक्ष जी ने किया, कांग्रेस के हमारे साथी यहां बैठे हुए हैं, हमें लग रहा है वो देख इधर रहे थे लेकिन जवाब इनकी ओर ज्यादा था। और
नेता प्रतिपक्ष ने जो बताया, हमें लग रहा है 1990 से लेकर 2005 तक का स्थिति बिहार के बताया, उन्होंने बिहार को एक बदनाम बिहार बनाकर छोड़ दिया था, उसका चर्चा उन्होंने किया। कई विषय को उन्होंने रखा नेता प्रतिपक्ष ने। लेकिन यदि पूछा जाए बिहार का, जो 1990 से लेकर 2005 तक बिहार का प्रथम अनपढ़ महिला, अशिक्षित महिला मुख्यमंत्री कहां बना, तो वह बना बिहार में। यदि सबसे कम उम्र का नेता प्रतिपक्ष, सबसे कम पढ़े लिखे नेता प्रतिपक्ष यदि बना, तो वह इतिहास बिहार में कायम किया है। यदि चारा घोटाला हुआ तो हुआ बिहार में, डॉक्टरों का अपहरण, व्यवसायियों का अपहरण होता था, तो वह होता था बिहार में। इसका चर्चा नेता प्रतिपक्ष ने नहीं किया। लेकिन उन्होंने चर्चा क्या किया? नेता प्रतिपक्ष एक बिहारी को गाली शब्द उनके पिताजी और माताजी ने बना दिया था। नेता प्रतिपक्ष ने जंगल राज के उस बात को नहीं भूला। लेकिन अध्यक्ष महोदय, मत करिए, मैं महामहिम राज्यपाल महोदय के सब लोगों ने सुना, अभिभाषण पर बोलने के लिए खड़ा हूं। मैं महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हूं। अध्यक्ष महोदय, बिहार का जो आपने कुछ वहीं पर आता हूं, महामहिम राज्यपाल महोदय ने अपने भाषण में जो पूरे बिहार के विकास का, विकसित बिहार, सशक्त बिहार, मजबूत बिहार, और ये बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का और देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो बिहार का जो दृश्य दिखलाया है, उससे विपक्ष के साथ ही घबरा गया। जो बिहार की अर्थव्यवस्था है, जिसको हमारे वित्त मंत्री के रूप में बजट सत्र में ही हमारे उप मुख्यमंत्री जी ने चर्चा किया, उस पर चर्चा नेता प्रतिपक्ष जी ने नहीं की। हमको लग रहा है उनके डिक्शनरी में ऐसा कुछ नहीं रह गया होगा। जो महामहिम राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में बिहार का, विकसित बिहार का परिदृश्य को जो दिखलाया, और बिहार का जो अर्थव्यवस्था जो मजबूत हुआ नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, उन्होंने बताया कि बिहार में यह वही बिहार है जिस बिहार में 8.54 लाख करोड़ का इसका बिहार का अपना अर्थव्यवस्था है। 8.54 लाख करोड़, हिंदी बोल दिए, सुन लीजिए, 8.54 लाख करोड़ का अर्थव्यवस्था इस बिहार का, इन्हें सुनाई नहीं दे रहा था। और इतना ही नहीं सभापति महोदय, आश्चर्य इस बात का है, जिस बिहार ने, हमें अपने बिहार पर गर्व है, हमें अपने बिहार पर सम्मान है, हमारा बिहार मेरा धरोहर है, इस बिहार ने पूरा देश को आजादी दिलाने में अहम भूमिका निभाई है। लेकिन 1990 से लेकर 2005 तक बिहार को जो बदनाम किया, उनको यह दिखाई नहीं दे रही है। आज बिहार में जो जीडीपी का जो एक रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट पर चर्चा इन्होंने नहीं किया। जो नीति आयोग का रिपोर्ट है, वो कहां से फर्जी नीति आयोग के रिपोर्ट उनके पास में था, वो दिखला रहे थे। उसमें स्पष्ट है, जिस प्रकार बिहार में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो विकास हुआ है, वह विकास महोदय पूरे देश में तेलंगाना के बाद सबसे ज्यादा विकसित राज्य कोई बना है तो बिहार बना है महोदय, बिहार बना है। और वो तेलंगाना से कितना? तेलंगाना से महोदय 0.3% ही मत बिहार हमारा ग्रोथ रेट कम रहा है। अगर 0.3% ग्रोथ रेट यदि हमारी और बढ़ेगी तो हम देश में प्रथम ग्रोथ रेट राज्य बिहार बन जाएगी। इसका चर्चा उन्होंने नहीं किया महोदय। लेकिन उन्होंने क्या चर्चा किया? 1990 से लेकर 2005 तक बिहार में क्या था? अरे भाई, 1990 से लेकर 2005 तक बिहार में क्या था, उसका चर्चा हम नहीं करेंगे। हम उस पर चर्चा करके अपना समय बर्बाद नहीं करेंगे। वह चर्चा तो सुभाष यादव जी ने बता दिया है, जो 1990 से लेकर 2005 में बिहार में क्या क्या हुआ।
हम क्या बताएं, हमसे ज्यादा तो उन्होंने बता दिया है। लेकिन माननीय नीतीश सदस्य लखेंद्र जी, समय हो चला है। लेकिन नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो बिहार में विकास हुआ है, हम उस पर चर्चा कर रहे हैं कि किस प्रकार बिहार ने 20 वर्षों के अंदर अपनी अर्थव्यवस्था से 8.54 लाख करोड़ रुपया बिहार में अपनी संपत्ति खड़ा किया है महोदय, ये मैं बताना चाहता हूं। और विकास का इनको आईना यदि देखना हो तो केवल बिहार में सबसे बड़ा जो बजट का परसेंटेज है वह शिक्षा का बजट है, 19% से भी ज्यादा। और आपको समझ में आना चाहिए कि पूरे बिहार में पहले क्या था, 90 से लेकर 2005 तक अब आप समाप्त पूरे करिए। बिहार में चरवाहा विद्यालय महोदय, हो गया। पूरे बिहार में चरवाहा विद्यालय था। लेकिन आज हर विद्यालय में आज भवन बन गई, शिक्षकों की बहाली हो गई, विद्यार्थी की उपस्थिति बढ़िया हो गया है महोदय, ये दिखाई नहीं दे रहा है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में महोदय, स्वास्थ्य के क्षेत्र में बैठ जाइए। आज देश के माननीय प्रधानमंत्री और भी माननीय सदस्य हैं, अब बिहार के विकास में जिस प्रकार जो विकास हो रहा है इनको दिखाई नहीं दे रहा है। सड़कें बन रही है, हॉस्पिटल की व्यवस्था अच्छा हो गया है, सुशासन का सरकार बिहार में कायम हो गया महोदय। लेकिन 1 मिनट केवल महोदय इनको यह बता दे, 1990 में लालू यादव जी बिहार के नहीं, आधा मिनट बोलिए। 1990 में महोदय ये भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से श्रद्धेय लालू प्रसाद यादव जी को भी मुख्यमंत्री बनने का हल्दी लगा था महोदय, ये भूल गए इस बात को, वही सपना दिखा रहे हैं। लेकिन ये भाजपा तो सभी के दिया, लेकिन 2005-06 से इस बिहार में नीतीश कुमार जी ने पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित, ईबीसी पंचायत चुनाव में आरक्षण देने का काम किए, यही एनडीए के सरकार ने नीतीश कुमार जी किया। और आप में दम है तो किसी मुसलमान के बेटा को, किसी दलित के बेटा को मुख्यमंत्री के घोषणा करके दिखा दीजिए। आप बैठिए। लेकिन देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने दलित के बेटा को बिहार में राज्यपाल बनाया, दलित के बेटा को देश में राष्ट्रपति बनाया, और बाबा साहब को सबसे बड़ा सम्मान किसने देने का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी, देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। लेकिन आप तो दलित का शोषण करने का काम किए हैं, और आप तो बिहार के लखेंद्र जी आप बैठ जाइए, हो गया। महोदय, मैं सबसे पहले विनय जी, मैं अपने नेता माननीय आदरणीय नीतीश कुमार जी के प्रति आभार प्रकट करता हूं कि उनकी कृपा से इस सदन का मैं सदस्य बन सका और आज मुझे बोलने का मौका मिला। इसके लिए मैं सबसे पहले अपने नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी के प्रति आभार प्रकट करता हूं। मैं महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण के प्रति अपनी पूर्ण सहमति और समर्थन व्यक्त करता हूं। अभी नेता प्रतिपक्ष ने लंबी लंबी बातें, असत्य का पिटारा खोल करके उन्होंने गया। अभी हाल ही में दरभंगा में एक सेमिनार हुआ था महोदय, वहां पर हैदराबाद की एक डीन वो आई थी और हमारी जब उनसे परिचय हुआ तो उन्होंने कहा कि आप सौभाग्यशाली हैं जिस राज्य का नेता नीतीश कुमार जी जैसा व्यक्ति है। यह राष्ट्रीय स्तर पर हमारे नेता की ख्याति है और दूसरे जो विपक्ष के हैं उनके नेता की क्या स्थिति है यह हम बोलने की जरूरत नहीं महसूस करते हैं, वे स्वयं समझते हैं। अभी लंबी लंबी बातें उन्होंने कह करके गए हैं। शिक्षा में की बात उन्होंने कहा है कि चरवाहा विद्यालय इन्होंने प्रारंभ किया था। महोदय, उस समय में चरवाहा विद्यालय में पढ़ने के लिए बच्चों को 4.5 रुपया देना पड़ता था और आज राज्य में पॉलिटेक्निक शिक्षा के लिए मात्र 5 रुपया फीस देना पड़ता है। ये है नीतीश कुमार जी का विजन। आप यह जानकारी लीजिए और तब आप बात बनाइए, तब आप आकर के बोला कीजिए। ये कहे कि 2005 से पहले इनके भाषण से तो लगा कि ये लंबा लंबा लिख करके लाए हैं, वो अपने ही कहे कि हम रिसर्च किए हैं।
और रिसर्च करने के लिए कम से कम पीजी की पढ़ाई होनी चाहिए। और ये पीजी की पढ़ाई तो हमको तो लगता है कि कॉलेज आज तक देखो नहीं किया है। नौमा फेल करके आए थे और रिसर्च की बात कर रहे थे। रिसर्च करने का अधिकार सिर्फ पीजी पास स्टूडेंट को ही होता है। तो यह भी वो वहां पर एक असत्य ही बोल दिए हैं कि मैं रिसर्च किया था। अगर आप रिसर्च करते तो आप बतलाते कि बिहार में अब बैटरी मिलता है क्या, लालटेन का शीशा मिलता है क्या? नहीं मिलता है। ये है नीतीश कुमार की राज, जहां पर एक समय में शाम होते हुए हर व्यक्ति के हाथ में टॉर्च हो जाता था, हर व्यक्ति के हाथ में। अब तो टॉर्च का बैटरी नहीं मिलता है। कभी कभी टॉर्च के लिए गार्ड सबको जरूरत होती है तो खोजना पड़ता है। तो कितना कितना दिन, 2-3 महीना हर एक दुकान में खोजते हैं, तब जाकर के बैटरी कहीं मिल पाता है। ये रिसर्च उन्होंने अगर किया था तो यह रिसर्च करके आते कि अब बिहार में बैटरी नहीं मिलता है, बिहार में लालटेन का शीशा नहीं मिलता है। अब नीतीश कुमार के राज में बिजली 24 घंटा रहता है। पटना की बात तो छोड़िए, आप चलिए ग्रामीण क्षेत्र में। जब अभी हाल में जब हम घूम रहे थे तो लगता ही नहीं था कि अंधेरा हुआ है। ग्रामीण क्षेत्र में भी इतनी बिजली रहती है, स्ट्रीट लाइट। समाप्त करिए, सरकार को ही बोलना है। जी सर, हमको तो तुरंत दिए हैं सर, 1 मिनट नहीं हुआ है सर। महोदय ये रिसर्च करके आए हैं। अभी हाल में 31 जनवरी 2025 को प्रतिपक्ष के नेता दिगवारा नगर पंचायत में जय सिंह कुशवाहा जी के खेत में पहुंचे थे। 15 गोभी खरीदी थी, 4000 रुपया उन्होंने दिया था। यह है नीति थी। और आज ये तो आपके प्रतिपक्ष के नेता के मामा ने ही बताया है कि कौन उठाता था। ये तो हम नहीं बताए हैं। आप अपने मामा से तो पूछवा लीजिए कि कौन उठवाते थे। और उन्हीं को कुछ दिनों के बाद वो गए, उसके बाद उनको लैपटॉप दिए हैं। और आप समाप्त करिए। चाहता हूँ बस 2 मिनट सर, 2 मिनट जब समाप्त करिए। तेजस्वी जी जमीन की सवाल की बात करते हैं। जय सिंह जी इनके पास तरुण प्रसाद यादव के नाम से फुलवारी में 21 कट्ठा 2 धूर जमीन है। मौजा गांव बनिया, थाना फुलवारी शरीफ, खाता नंबर 581 81-661, प्लॉट नंबर 352 P 352/324। अगर उनको उस जय सिंह कुशवाहा जी के प्रति अगर उनको कोई भावना थी तो उनको जमीन तो दे देते। आप इतना जमीन रखे हुए हैं, 524 करोड़ रुपए की संपत्ति का आपके पास पटना में जमीन है। आप कुछ कीजिए। तो आप सिर्फ अभी आपने बताया था, हमारे मंत्री जी के बारे में बताया कि वो मलाई खाते हैं। मलाई आप खाते हैं, आप मलाई के लिए परेशान रहते हैं। आज भी परेशान हैं कि हमको माननीय मुख्यमंत्री जी गोद ले लें, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी गोद लेने वाले नहीं हैं। वो समझ गए हैं कि यह भतीजा हमारा बहुत बड़ा आबंड है, यह सुधरने वाला नहीं है। वो समझ चुके हैं। इसलिए आप लोग निश्चित बैठिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जनक जी 1 मिनट अपनी बात करिए, 1 मिनट बात खत्म करिए। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय कि आपने महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर मुझे धन्यवाद ज्ञापन करने के लिए मौका दिया। अध्यक्ष महोदय, इस सदन में आज हमने कुछ देखा कि भारत का सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और भारत का सनातन ये कहता है कि भारत के भूमि पर चाहे किसी भी मजहब का हो, बड़ा राम के भूमिका में रहता है, छोटा लक्ष्मण की भूमिका। लेकिन हम देखे हैं कि इस सदन में लक्ष्मण राम की भूमिका में है और राम जो है वो लक्ष्मण के रूप में हो, लक्ष्मण राम के रूप। या चूंकि रहते तो जानते बात को, इसलिए हमने हमारे आराध्य अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 1990 में राजद सुप्रीमो को भी इस राज्य का मुख्यमंत्री बनाया और 15 वर्ष का जो उनका अंतिम बजट रहा है, आपको 23885
यानी 23,885 करोड़, और इन्होंने राज्य को लूटा और जी भर कर लूटा। लेकिन अटल जी ने हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी को उन्होंने 2005 में जो मुख्यमंत्री बनाया, तो आज इन्होंने 3.17 लाख करोड़ रुपए का बजट आज आया। यानी आपने 15 वर्ष काल में वही किया है। जैसे गांव के अंदर एक जाता है मदारी और कहता है, उस वक्त आता है कि डुग 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 डुगिया बजी, जमा हुई लड़कों की टोली, भालू नाच दिखाएगा, पैसा लेकर जाएगा। आपने 15 वर्ष में वही किया है। एक मदारी के रूप में आपने अपनी भूमिका अदा किया है और राज्य को जी भर लूटा। और हमने क्या किया हो, हर क्षेत्रों में जो हमने विकास किया हो, चाहे ग्रामीण कार्य विभाग का हो, चाहे ग्रामीण विकास का हो, चाहे शिक्षा विभाग का हो, चाहे उद्योग जगत का हो, कितना चाहे सहकारिता भी, हर क्षेत्रों में आज बिहार आज खुशहाल है। बिहार का गरीब, बिहार का किसान, बिहार का मजदूर, बिहार का मातृशक्ति के चेहरे पर आज मुस्कान है। लेकिन आपने तो लूटा और जी भर के लूटा। इसलिए नेता प्रतिपक्ष आए हैं, अध्यक्ष महोदय जी, इसलिए कहे कि अभी जब सूझे तब बुझे। इसलिए आप लक्ष्मण के रूप में हैं, आप अपने राम को अपने स्थान पर बैठाइए, ताकि हमारी भारत की सांस्कृतिक राष्ट्रवाद जो है, भारत का जो सनातन कहता है, उस सनातन को, उस भारत के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को आप उस पर चूना न लगाइए। इसलिए हम कहते हैं, और भारत का मूल मंत्र अगर कोई पूछे क्या है, तो हम कहते हैं भारत माता की जय। इसलिए भारत पर आपने जो किया है, रोक लगाया है, भारत को कलंकित करने का जो काम किया, ऐसा न करें। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सदस्यगण, बैठिए। माननीय राज्यपाल के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर हुए वाद विवाद पर अब सरकार का उत्तर होगा। सरकार के उत्तर एवं आज के लिए निर्धारित कार्यों के निष्पादन होने तक सदन की सहमति से बैठक की अवधि विस्तारित रहेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम मैं बिहार विधानसभा के बजट सत्र में सभी माननीय सदस्यों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन में माननीय राज्यपाल महोदय का अभिभाषण हुआ। मैं बिहार विधानसभा के उन तमाम माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने माननीय राज्यपाल के अभिभाषण के उपरांत धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा में भाग लिया। माननीय राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में विस्तार से सरकार की उपलब्धियों एवं प्राथमिकताओं की चर्चा की है। राज्य सरकार की प्राथमिकताओं एवं अन्य मुद्दों पर सदन के समक्ष में मैं कुछ बातें रखना चाहता हूं। महोदय, हम लोग तो 24 नवंबर 2005 को यहाँ पर आए। अब उस समय क्या, अब उसके बाद से जो सरकार में आने का मौका मिला है, अब उसके बारे में हम जरा कहना चाहते हैं कि जब हम लोग आए थे उस समय, तो उस समय की स्थिति क्या थी? याद है ना पहले क्या स्थिति थी? शाम में कोई घर से बाहर नहीं निकलता था। मत करिए, नहीं, शांति बनाए रखिए, शांति बनाए रखिए। अरे सब बच्चे हो, क्या पता है आप लोगों का? कुछ पता है? जरा प्रेस वाले से पूछ लो। शाम के बाद में आई बच्चा है, इसका क्या जन्म हुआ था? कुछ है? इसे चुपचाप रहो। बैठिए। अगर बोलते रहोगे हम ध्यान नहीं देंगे। आप सुनते हो, शाम के समय जब तक था 25 तक, तब तक शाम के बाद कोई घर से नहीं निकलता था। और आजकल क्या हालचाल है?
और उस समय की क्या स्थिति थी, कहीं आने जाने का रास्ता नहीं था। हम भी केंद्र में मंत्री थे, हम भी एमपी थे, सदन नेता बोल रहे हैं, और जब शांतिपूर्वक अपने सुनिए। इलाके में जाते बैठ जाइए। थे तो हम पैदल ही जाकर के सब जगह जाना पड़ता था। कहीं कोई जगह होगा नहीं था, कुछ पता है? यही तो बता रहे हैं। और उसके बाद क्या हाल था? अब उसके बाद समाज में कितना विवाद होता था, समाज में कितना विवाद होता था उस समय, बुरा हाल था। और हिंदू मुस्लिम का झगड़ा कितना होता था। वोट लोग लेते थे, लेकिन हिंदू मुस्लिम का झगड़ा कितना होता था। और मुसलमानों को कुछ होता था तो उसको बचाने का कोई उपाय करते थे। ये जब हम आए उसी समय की स्थिति आपको हम बता देते, और उसके बाद हम लोगों ने सब काम किया, हम आगे बता देंगे। अब पढ़ाई का क्या हाल था। पढ़ाई में कम लोग ही पढ़ते थे, यह हालत था। जब हम लोग आए उस समय के पहले की जो स्थिति थी, अपने इलाज का पूरा इंतजाम नहीं था। कोई इलाज भी करवाते थे तो उसका कोई इंतजाम था, उस समय तक का कोई इंतजाम नहीं था। और सड़कें भी बहुत कम थी। उनका बुरा माननीय हाल था। शासकगण, ये डायरेक्ट टेलीकास्ट हो रहा है। आपके नेता ने ये लकीर खींचने की कोशिश की है। आप उस लकीर को क्यों छोटा करना चाहते हैं? क्यों दिखाना चाहते हैं कि आप फोड़ करने वाले लोग हैं? क्यों करना चाहते हैं? शांति से बैठिए, बैठिए, नहीं बैठिए, बैठिए। इससे आपकी पहचान बनने वाली है। अपनी पहचान क्यों खराब करना चाहते हैं? बैठ जाइए, सुनिए। अब बिजली की भी क्या स्थिति थी उस समय। बिजली की भी स्थिति बहुत खराब थी। अब उसके बाद जब हम लोग आए तो हम लोगों ने अब किसी प्रकार का डर एवं भय का वातावरण नहीं है। राज्य में प्रेम, भाईचारा और शांति का माहौल है। हम सबसे पहले जो हिंदू मुस्लिम झगड़ा था उसके बारे में हम कह देते हैं। वो सबका जो कुछ भी था, जो कब्रिस्तानों की घेराबंदी थी, अब वो कब्रिस्तान की घेराबंदी हिंदू और मुस्लिम के इलाके में बना हुआ था। उस सबको बड़ा मुश्किल होता था और कोई नहीं बचाता था, वोट लेते रहता था, लेकिन मुसलमानों का नहीं। लेकिन हम लोग आए और आते ही 2000, सुनो न यार, कुछ नहीं जाता है। अरे कुछ है। आपके जो सबसे बड़े नेता थे, उनका हमसे क्या रिश्ता था? कुछ पता है? ऐसे ही बोल रहे, इन लोगों के साथ हो गए हो, बेकार का काम कर लिए हो, अब उसको छोड़ दो। हम अब यही कहना चाहते हैं कि पहले जो हिंदू मुस्लिम का झगड़ा था, हमने सबको, और हिंदू मुस्लिम का, और जो हम बता रहे थे कि उसका जो जगह था और उसमें दिक्कत होती थी, हम लोगों ने 2006 में ही उससे बात किया कि आपकी ये जगह कितनी है। उन लोगों ने लगभग हमको बताया था 8000 से थोड़ा ज्यादा कब्रिस्तान की घेराबंदी, और उसका हम लोगों ने पूरा का पूरा घेरा करवा दिया। और अब उसी समय से हिंदू मुस्लिम का कोई झगड़ा नहीं हुआ। और ये लोग झगड़ा करते थे, और ये लोग कोई बात करते थे। अरे भाई, हम तो एमएलए थे, होकर के एमपी होकर हम चले गए थे। और उस समय भी यहाँ जो था, तो वहां मुसलमानों के साथ क्या हो गया था। अब वहां पर जब हम जा रहे थे, 5 में घूम रहे थे, वहां के मुसलमान, हाँ भागलपुर, वहां का सब मुस्लिम लोगों ने हमको कहा कि साहब इतना पहले झगड़ा हुआ और ये लोग भी 15 दिन रहे हैं, ये लोग भी कुछ नहीं किए। और उसके बाद जैसे ही हम आए, वैसे ही हम लोगों ने वहां के बारे में
एक एक चीज को देख लिया और जो गड़बड़ किया था उसको पकड़ करके उसके खिलाफ एक्शन हुआ। और जितने मुस्लिम परिवार के लोग वहां पर थे, उनको दिक्कत थी, उसको हम लोगों ने पूरा मदद किया। और उसके पहले आपको बता रहे हैं, जो हम लोगों ने 80 से ज्यादा 8000 से ज्यादा कब्रिस्तान की घेराबंदी की और उसको कोई झगड़ा नहीं। और उसके बाद भी उन लोगों से हमने पूछा कि आपका जो इस प्रकार का था, आपने बताया, हमने कर दिया, आप कुछ और बताइए। तो उन लोगों ने 1227 के बारे में बाद में बताया। तो अब उसमें भी हम लोगों ने 746 तो कर दिया है, अब बाकी हो रहा है। अब इसी साल लगता भी बाकी काम पूरा हो जाएगा। तो इसीलिए एक एक तरह से कुछ नहीं हुआ। अब कहीं किसी प्रकार से आप समझ लीजिए कि कोई झगड़ा झंझट नहीं होता। और हमने तो एक बार और किया था, हिंदुओं का भी जो हमने मुसलमानों का ठीक किया, और उसके बाद हमने पता किया कि जो हिंदुओं का भी हिंदू मंदिर है और उसका भी कुछ न कुछ रात में घेराबंदी करके गड़बड़ करता था। तो इसीलिए हम लोगों ने उसके बारे में पीछ करके 60 साल जितना पुराना था, 60 वर्ष से पुराने हिंदू मंदिरों का भी पूरा घेराबंदी। अब कोई हिंदू वाले में भी झंझट नहीं, तब मुस्लिम का भी जो कर रहे थे झंझट वो भी खत्म, और किसी प्रकार से कोई काम नहीं। तो एक एक तरह से हम लोगों ने काम किया। और पुलिस बल की संख्या लगातार बढ़ाई गई है हर तरह से। अब पुलिस बल की संख्या कैसी थी, इतना कम पुलिस बल की संख्या थी। जब हम लोग आए थे तो पुलिस में 42,851 मात्र था, और हम लोगों ने इसके लिए तुरंत करके कहा कि इतना कम पुलिस में क्यों बहाली हो रही है। हम लोगों ने उसकी बहाली की और उसको 1,10,000 कर दिया। अब 1,10,000 कर दिया। इसके बाद हम लोगों ने नेता बोल रहे हैं, और हम ही उनके बीच जा रहे थे लास्ट ईयर ही, हमने कहा कि भाई अब इतना है, इसके चक्कर में मत रहो, हम और ज्यादा करना चाहते हैं। नेता बोल रहे और हैं, उनसे सदन नेता बोल रहे हैं ना, बोलने दीजिए। हम लोगों ने 2,27,873 करने का हम लोगों ने काम कर दिया है। और अब लगभग 21,000 और 391 लगभग पूरा हो गया है, वो होने वाला है। और बाकी सबका जैसे हम लोगों ने जितना करा दिया है पुलिस बल का, उसकी भी संख्या काफी हम लोग कर रहे हैं। अब उसके अलावे शुरू से ही जो हम लोगों ने काम किया, एक बात तो आपको हमने बता दिया, लेकिन जब हम लोगों ने जब काम शुरू कर दिया तो उसके बाद हम लोगों ने आने जाने के लिए घेराबंदी। अब जरा सा पटना का देखिए तो यहाँ पर भी शाम के बाद कोई घर से बाहर नहीं निकलता था। आज जरा देख लीजिए कैसा घर एक एक जगह हम लोग बनाए और कितना बढ़िया है। और अब आप जानते हैं, अब आज रात में लड़का हो, लड़की हो, महिला हो, स्त्री हो, कोई जात हो, 10 बजे 11 बजे तक रात में सब घूमती है। यही हाल है। तो इस सब चीज को देखना चाहिए कि क्या स्थिति हुई। इसीलिए और हम लोगों ने जो शुरू किया, वो शुरू किया सबसे पहले जो काम तो किया ही, लेकिन उसके अलावे जो हम लोगों ने किया शिक्षा के क्षेत्र में और स्वास्थ्य के क्षेत्र में, हम लोगों ने पूरा का पूरा काम किया। हम लोगों ने लड़के लड़कियों के लिए पोशाक योजना शुरू की गई। अब आप जानते हैं, तो जो भी हो, सदन नेता बोल रहे हैं, अच्छी परंपरा नहीं कायम कर रहे हैं आप लोग, सभी बोलने दीजिए। उनके लिए काम हम लोगों ने किया। आपको अवसर मिलेगा, विरोध में बोलिएगा जब अवसर मिलेगा तो। जो भी काम किया हम लोगों ने, जो कुछ भी लड़के लड़कियों के लिए, तो पोशाक योजना हम लोगों ने शुरू करा दिया। एक एक तरह से काम किया। अब 2008 में
जो था 9वीं सबसे पहले तो हम लोगों ने जो लड़के लड़कियों को पढ़ाना शुरू किया, तो हमने लड़के लड़कियों के लिए पोशाक योजना शुरू किया। और उसके बाद जो सबसे पहले हम लोगों ने 8 में किया था लड़कियों के लिए 9वें क्लास में, तो उसके बाद से हमको लड़कों ने कहा कि हमको भी होना चाहिए, और तुरंत अगले बार 10 में ही सारे लड़कों के लिए भी और लड़कियों के लिए भी जो हम लोगों ने जो किया, लड़कियों के लिए भी साइकिल योजना चलाई। अब आप जरा बोलिए, साइकिल योजना सरकार देती है। अब किस तरह से लड़कियां भी कितना ज्यादा अपने घर से लेकर के स्कूल जाती थी, और जब अपना घर आती थी तो अपने माता को, पिता को, किसी को भी लेकर के बाजार जाता था। तो शाम तक तो आपके यहाँ कोई जेबे नहीं करता था, और जब हम लोग इस सब के लिए शुरू कर दिए थे तो वो सब भी कितना शाम के बाद, अब तो और ज्यादा। तो ये सब जो हम लोग काम किए, सब जगह से हम लोगों ने काम शुरू करा दिया। लड़के लड़कियों के लिए जो कुछ भी सब शुरू किया, ये अच्छा हुआ। अब उसके बाद हम आपको बता देते हैं, इसको जो साइकिल दी गई, अब उसके बाद आप समझ रहे हैं कि जो कुछ भी हमने जो लड़के लड़कियों के लिए पोशाक योजना हमने शुरू किया, गलत प्रॉब्लम क्या मत करिए, हमसे वो पूछ रहा था कि भाई आप इसको बहाल करिए, तो हम लोग उसी समय कह दिया था कि नहीं, नियोजित शिक्षक आप ही बनाइए। और सबसे पहले पहली बार तो हम लोगों ने 4000 5000, और उसका तो अब तो इतनी बड़ी संख्या में बाद में शुरू किया। जो सरकार को किसी को मिलता है उतना ज्यादा सबको मिला। लेकिन बाद में हमने ये भी शुरू किया कि नहीं, अब जो पहले हमको बोला था तो हम नहीं किए, इधर हम आकर के हमने देखा कि नहीं, सरकारी योजना भी शुरू होनी चाहिए। तो 2023 में 2 चरणों में 2,17,272 नए सरकारी शिक्षकों की हमने बहाली की। और इसके बाद इसमें अब वो जो नियोजित शिक्षक थी, वो भी बहुत लोग उसमें हुआ, उसमें 28 लोग पास किया था। लेकिन बाद में हमने कहा कि आप लोगों को कोई जरूरत नहीं बड़ी परीक्षा में जाने का, इसीलिए हमने तय किया कि आप वो अगर सरकारी शिक्षक में आएंगे तो उनको अलग से एक छोटी सी परीक्षा में करेंगे। और आप जानते हैं हमने 5 राउंड तय किया, तब 2 राउंड में आप समझ लीजिए कि कुल मिलाकर के 2,53,961 नियोजित शिक्षक। अरे अभी मेरे साथ थे तो कहां कोई बात था? आप लोगों का कोई काम था? जो काम था मेरा था या आपका काम था? अरे जब गड़बड़ किए तो एक बार लिए थे, हरा दिया, और दूसरी बार भी गड़बड़ किया, दूसरी बार भी हरा दिया। और अब कहीं से नहीं, इधर उधर नहीं, हम लोग एक साथ मिलकर काम किए, हम लोग सब मिलकर लिए साथ रहेंगे। अब कुछ नहीं है। कौन काम किया था? ये लोग बैठ, फालतू बात है। इसीलिए हम लोगों ने उनको भी आप समझ लीजिए कि 2,53,961 नियोजित शिक्षकों को भी बहाली हो गई है। अब 8,000 मैंने थोड़ा सा बचा हुआ। अब 2 परीक्षा है, 3 परीक्षा है। हम लोगों ने कहा कि भाई देखो बहुत मामूली सी परीक्षा में, तो आप जानते हैं इतना बड़ा सरकारी शिक्षक ये सब के सब बहाल हो गए हैं। अब उसके बाद हमने तो शिक्षा की बात की, अब स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी काफी काम हुआ है। स्वास्थ्य के बारे में भी काफी काम हुआ। पहले स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत खराब थी। स्वास्थ्य की स्थिति कितनी खराब थी? प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए आप जरा सोचिए ना क्या हालत था पहले। आप जरा जानते हैं जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र था, जो मेरे पास इसके बारे में पूरा डिटेल हमने जो करेक्ट किया है, उसके हिसाब से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए प्रति माह 29 मरीज होते थे।
यानी एक दिन में एक या एक दिन में दो, यही लोग आता था। और उसके बाद हम लोगों ने जो इतना काम किया उसमें 2006 से अस्पतालों में मुफ्त दवा और इलाज की पूरी व्यवस्था कर दी। और अब स्थिति यही है कि अब सब लोग हर महीने औसतन 11,000 लोग वहां शामिल होते हैं। आप जरा देख लीजिए, इतनी स्थिति अच्छी हुई है। और राज्य में मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के लिए काफी काम किया गया है। कितना काम किया गया? पूरा काम किया गया है। तो पहले क्या था? 6 सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल पहले थे। अब उसी में हम लोगों ने अब पहले से, अरे तुम्हारे पिता को हम ही बनाए थे, वो जब आए थे उस समय नहीं था। ऐसा फालतू छोड़ो। अरे पूरा जात वाला भी, अरे तुम्हारे जात वाले भी जो जात थे हमको कहते थे काहे के लिए आप कर रहे हैं, तो हमने तो उसी आदमी को बनवाया था। ऐसा कुछ नहीं जानते हो। अब बाद में जब गड़बड़ कर रहे थे, जो आज पिछड़ा और अति पिछड़ा, आज नहीं, जो हम लोगों के नेता थे कर्पूरी जी, वो किए थे। तो वो करना चाहते थे कि अब पिछड़ा अति पिछड़ा का बंद करके खाली पिछड़ा करेंगे। हमने कहा फालतू बात है। अरे अति पिछड़ा है कितना महत्वपूर्ण है, तो हमने उसी समय विरोध किया। और अरे भाई आप जानते हैं ना, 4 साल के बाद हो गया ना 994 में हम अलग हो गए। और बाद में जितना हमने काम किया सब लोगों के साथ, तो इसीलिए हम आपको बता रहे हैं कि जो भी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में जो हम आपको बता दिए कि पहले कुल 6,000 था, तो उसके बाद हम लोगों ने तय किया, अभी तो हो गया है, कुल मिलाकर के 12 हो गया है और 14 और बहुत जल्दी होने वाला है। लेकिन हमने अब ये तय किया है कि नहीं, और जिलों का भी इसको कर दें। और उसके लिए अनेक जगह पर हम लोगों ने इसके बारे में कर दिया। और आप जान लीजिए कि उसके बाद जो भी है, जितना 6 था, तब पटना मेडिकल कॉलेज जो सबसे पुराना था, आप जानते हैं देश में जब कुछ था, आज तो अभी हुआ 3 दिन पहले हुआ उसका 100 साल, और उस कार्यक्रम में भी गए थे हम लोग। आप उसके बाद आप जानते हैं केंद्र में बहुत कम था, वही पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल का था। तो आप समझते हैं। और उसके बाद हम लोगों ने तय कर दिया, पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल का हमने तय कर दिया है 5,400 बेड। ये देश में कहीं नहीं है, ये देश में कहीं नहीं है, उतना हमने वहां का कर दिया। और उसके अलावे बाकी जो 6 में 5 था उसको हमने कर दिया है, तो सबका 2,500 बेड के लिए किया है। और एक जो इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, अब वो तो एकदम बेकार था। हम जब सरकार में आए, हम लोग उसका विस्तार कितना करवाए हैं और उसमें अब काम शुरू हुआ है। अब उसके बाद हमने उसका भी इतना काम करके कर दिया है कि अब उसका भी 3,000 बेड हो जाएगा। तो इसके लिए और राज्य में सड़कों, पुल पुलियों का निर्माण कराया गया है। और जो भी है 6 घंटे में पटना पहुंचने के लक्ष्य में, आप जरा जान लीजिए, इतना बनाए हम लोग। सबसे दूर जो था पटना से, तो उसका हो गया 2016 में 6 महीने में 6 घंटा में आने लगा। लेकिन उसके बाद फिर हम लोगों ने सोचा कि इसको और कहें, तो लगभग अब 5 घंटा के करीब हो रहा है। अब उसके बाद ये भी तय किया, कल ही बोले हैं, इधर 3:30 बजे बोले, अब उसके उस दिन जो बोले हैं, अब उसके बाद उसमें यही इसलिए कि उसको तो हम लोगों ने 6 का किया था, उसको 5 का करने जा रहे हैं, होने जा रहा है। अब उसके बाद भी
उसके आगे हम लोगों ने तय किया है कि दूर से भी पटना आने में 4 घंटा का हो, इसके लिए भी हम लोगों ने काम करने की कोशिश किया है। और उसके बाद जरा जान लीजिए, हमने यही किया है, 7 निश्चय के तहत अनेकों काम अब ये तो हम पहले से करा रहे हैं, और बाद जो हम लोगों ने 7 निश्चय किया, अब उसके अंतर्गत हम लोगों ने अब जो 2005 था उसमें बिजली बहुत कम जगहों पर थी, जो हम बता दिए। 2005 में बिजली बहुत कम जगह पर थी और पटना तक में 8 घंटा से ज्यादा बिजली नहीं रहती थी और जगहों का हाल और भी खराब था। तो हम लोगों ने, और घरों में पीने का पानी की भी व्यवस्था नहीं थी, घरों में शौचालय न के बराबर था, लोगों को शौच के लिए काफी दूर जाना पड़ता था। तो उसके बाद हम लोगों ने तय किया, 7 निश्चय के तहत हर घर बिजली, हर घर नल का जल, हर घर शौचालय, और टोलों में पक्की सड़कों का हम लोगों ने निर्माण किया। 2020 में ये काम पूरा हो गया। अब इसके बाद कहीं कहीं देखा गया कि किसी सबके घर का हम लोग कर दिए, तो कोई नया घर बनाया है उसके लिए भी कर रहे हैं, और मान लीजिए किसी का घर टूट गया तो उसके लिए भी उसको ठीक करने के बाद उसको भी करवा रहे हैं हम लोग, एक एक तरह से काम, ताकि हर घर बिजली। अब आप सोच लीजिए, हर घर बिजली, हर घर नल का जल, हर घर शौचालय। आप जरा सोचिए ना कि लोग कहाँ जाता था, घर में कहीं उसको करने का नहीं, बाहर जाता था दूसरे जगह, अब बाहर जाता था, अब पखाना करता था, उसमें कई तरह से प्रॉब्लम होता था। इसीलिए हमने ये सब काम कराया, और आज कितनी सुविधा सबकी हो रही है। तो इसलिए हर घर में हम लोगों ने बनाया, तो एक एक तरह से सब काम किया, घर बन गए हैं। और उसके बाद हम लोगों ने 2020 में 7 निश्चय 2, अब उसमें तो 7 निश्चय में वो काम किया, अब 2020 में जो 7 निश्चय 2 का काम किया है, तो उसमें भी अनेक काम हो रहे हैं। अब जो भी काम हो रहा आप देख लीजिए, ITI एवं पॉलिटेक्निक संस्थान में सेंटर ऑफ एक्सेलेंस स्थापित किए गए। नेता बोल रहे हैं, अच्छी परंपरा नहीं कायम कर रहे हैं, योजना के अपने स्थान पर बैठ जाइए। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अति पिछड़ा सभी वर्गों की महिलाओं, सामान्य और पिछड़ा वर्ग में युवाओं तथा अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों का काम किया गया। और उच्चतर शिक्षा हेतु महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए इंटर पास करने पर, आप जानते हैं कि इंटर कोई पास करता है, +2 पास करता है, उसको हम लोग देते हैं महिला को 25,000, और कोई मैट्रिक पास करता है +2, तो उसको हम देते हैं 50,000 रुपया। ये सब काम हम लोग किए। इसके अलावा हर खेत तक सिंचाई, ग्रामीण जल क्षेत्रों में सोलर स्ट्रीट लाइट, शहरों को स्वच्छ एवं विकसित बनाने हेतु नागरिक सुविधाओं का कार्य, ग्रामीण पथों का निर्माण, शहरों के नजदीक बाईपास का निर्माण एवं टेली मेडिसिन तथा बाल हृदय योजनाओं पर तेजी से काम कराया गया। अब इसके बाद आप जान लीजिए, अभी भागिए रहे हैं, इतना भाग गए इसीलिए कि लोग को कोई समझ में आ रहा है। पहले कितना बुरा हाल था, अब जब कर रहे हैं, बता रहे हैं, तो ऐसे ही कर रहा है। तब इसके बाद अगला चुनाव होगा तो इस सबको कुछ नहीं मिलेगा। आप समझ रहे हैं, हम लोग सब काम इतना बढ़िया से कर रहे हैं कि जनता खुद सोचेगी कि आखिर कौन काम करने वाला। इसलिए जरा सोच लीजिए, और हम लोग जो साथ हैं एक ही साथ रहेंगे। अब एक बार और हम कहना चाहते हैं, कृषि रोड मैप के माध्यम से कृषि का विकास, जो कृषि रोड मैप भी हम लोगों ने 2008 में किया, तो उसके चलते हम लोगों ने प्रथम कृषि रोड मैप तो किया 2008 से 12 तक, और दूसरा किया 12 से 17 तक, और तीसरा तो किया 7 से 22 तक, 1 महीना और एक्स्ट्रा किया। फिर हम लोगों ने 23 से चौथा किया।
और उसमें बहुत सारी चीजों का निर्माण किया है। सब तरह से सारा काम हुआ है। 2006 में अब आप जानते ही हैं कि जो हम लोगों ने क्या किया, तो पंचायती राज था उसके में भी, और 2007 में नगर निकायों में हम लोगों ने 50% महिलाओं को किया। आप सोच लीजिए कितना बड़ा हुआ। और अब तो इतनी महिलाएं और बढ़ गई हैं कि अब तो एक तो हम कर रहे थे 2006 में उसका जो हुआ था पंचायती राज का, और 7 में नगर निकाय का, तब तो उसके बाद चौथा चुनाव भी हो गया, 4 चुनाव भी हो चुका है। अब कितनी बड़ी संख्या में महिलाएं सब तरह से काम कर रही हैं। और उसके बाद आप जान लीजिए हमने 2013 में ही जो पुलिस में महिलाएं थी उनको हमने 35% का आरक्षण दिया। और आप जानते हैं 13 में भी हमने ये काम किया, उसके चलते इतना ज्यादा वो महिलाओं को वृद्धि हुई, उसमें महिलाओं को दिया हमने। तो अब आपको बता रहे हैं कि उसमें हम लोगों ने जो दिया, तो उसमें पुलिस में जितनी महिलाएं हो गई हैं वो राज्य में, देश में, दूसरे राज्य में कहीं नहीं है जितना यहाँ महिलाओं की संख्या हो गई। और 2016 में हम लोगों ने यह तय किया, महिलाओं को सरकारी नौकरी में 35% का आरक्षण दिया है, सब कुछ किया। तो उसी तरह से एक बात और आपको कहना चाहते हैं कि पहले, ये तो हम पहले वाला बात आपको करा दिए जो हम लोगों ने 6 में किया, 7 में किया। अब उसके बाद हम आपको एक बात और कह रहे हैं कि जो कुछ भी हम लोगों ने काम किया 2006 में क्या था, स्वयं सहायता समूह। हम लोग तो केंद्र में मंत्री थे, केंद्र में थे, इधर उधर बाहर भी घूमे थे। स्वयं सहायता समूह में महिलाएं जगह जगह थी। जब हम यहाँ पर 5 में आए तो यही सोचे कि यहाँ पर होगा, तो जब हम देखने के लिए गए पता चला एक जगह की कुछ है, वहां देखेगी बहुत कम और कहीं नहीं था। तो हम लोगों ने क्या किया, 2006 में विश्व बैंक से कर्ज लेकर के हम लोगों ने स्वयं सहायता समूह का गठन किया। और जब स्वयं सहायता समूह का वृद्धि होने लगा तो हमने उसका नाम जीविका दिया, और उसको हम जीविका दीदी भी कहते। और आप समझ लिए कि कितनी बड़ी संख्या में हो गई। और जब हम वो काम कर रहे थे तो केंद्र से भी एक मंत्री आए, हमसे तो सरकार केंद्र का खिलाफे था, लेकिन आ गए देखने के लिए और देखा उन्होंने कि बहुत काम हो रहा है। तो फिर हमसे पूछ रहे थे क्या हुआ, तो हमने कहा हमने तो इन लोगों को कह दिया है जीविका और जीविका दीदी हम कहे हुए हैं। तो उनको ठीक लगा, तो पूरे देश में होता है स्वयं सहायता समूह का, हर जिले का, उसमें उसका नाम दे दिया आजीविका। हमने किया था जीविका। तो इतना बड़ी संख्या में। और क्या हुआ आप जानते हैं कि कुल मिलाकर के स्वयं सहायता समूह में तो 10,53,000 हो गया, माने 63,000, और उसमें जीविका दीदियों की संख्या 1,31,00,000। और अभी जानते हैं शहरी क्षेत्र में भी नहीं था, तो अभी तो इस बार हम लोगों ने तय कर दिया है कि शहरी क्षेत्र में भी स्वयं सहायता समूह होंगी और जीविका ही होंगी। तो उसका भी काम शुरू हो गया। अब शहरी क्षेत्र में भी 3,60,000 जीविका दीदियां हैं। अब बड़ा तेजी से हम लोग काम करा रहे हैं, उनकी भी संख्या शहरी क्षेत्र में हो रही है। और युवाओं को सरकारी नौकरी एवं रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। और इसमें आप समझ लीजिए 2020 तक तो 8 लाख था। उसके बाद हम लोगों ने सोचा, इसी के बारे में सोच लिया था 2020 में कि हम लोग उसके लिए नौकरी के लिए 10 लाख नौकरी करेंगे और 10 लाख रोजगार। तो यही शुरू किया। लेकिन अभी क्या स्थिति है, 10 लाख नौकरी में अभी 9,35,000 हो चुका है और उससे ज्यादा हो रहा है। तो इसलिए इस बार के चुनाव के पहले अब 10 लाख की जगह पर 12 लाख ये होगा नौकरी वाले में। और जो रोजगार का भी हम 10 लाख किए थे उसका तो अभी 24 लाख हो गया, और उसमें भी उसका रहा है। तो उसके लिए न सिर्फ आप समझिए कि 24 लाख होगा, बल्कि और बढ़ेगी और कुल मिलाकर के वो 38 लाख हो जाएगी इसके बारे में रोजगार में। तो आप सोच लीजिए 10 लाख हम लोगों ने तय किया था नौकरी, 10 लाख रोजगार, कुल मिला के 20 था। अब हो गया नौकरी में 12 लाख और रोजगार में
हो रहा है 38 लाख, यानी दोनों को मिला करके 38 और 12 लाख मिला करके आप समझ लीजिए 50 लाख युवाओं को इन सब चीजों के लिए काम होता चला जा रहा है। तो इसी तरह से हमने शुरू से ही सभी तबकों का विकास किया है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, सबके लिए भी काम किया। और मुस्लिम समुदाय के लिए तो हम पहले बताए, उसके लिए भी हम लोगों ने काम किया। और मदरसों को सरकारी मान्यता दी गई और उसको भी जो शिक्षक होता है उसको भी सरकार नौकरी दे रही है पूरे तौर पर। इस तरह से बहुत सारा काम हो रहा है। और मुस्लिम महिलाओं को हमने और काम किया कि जब कोई मुस्लिम महिला रहती थी, उसकी शादी होती थी लेकिन छोड़ देता था, भगा देता था उसको, तो हम लोगों ने यह भी शुरू किया कि उसको दिक्कत होती है, इसलिए ऐसा मुस्लिम समाज की उस महिला को जिसको शादी के बाद छोड़ देता है, उसको हम लोगों ने 25 लाख रुपए का मदद, हम लोगों ने 25,000 का हम लोगों ने सबके लिए मदद भी किए हुए है हर तरह से। और 23 में हम लोगों ने जो बात किया है, हम लोगों तो सारी पार्टियों की मीटिंग किए और उसी में तैयार किया। तो हम लोगों ने जाति आधारित गणना के लिए, और उसी में हमने ये कहा कि भाई इसके लिए ये भी हम लोगों को देखना है कि कौन है परिवार का, कौन गरीब परिवार है, इसके बारे में देखना चाहिए। और उसका भी अध्ययन किया तो कुल मिलाकर के आप जान लीजिए 94 लाख गरीब परिवार, और उसमें सब है अपर कास्ट के, पिछड़ा के, अति पिछड़ा के, दलित के, महादलित के, मुस्लिम के, इन सभी कम्युनिटी में सब जगह के लोगों को पाया गया कि गरीब परिवार है और 94 लाख माना गया। और उसके बारे में तो हम लोगों ने भी सोच लिया कि उन लोगों को तत्काल देने की शुरुआत करेंगे ताकि 2 लाख रुपया उनको दे करके ये भी काम करेंगे। और उसके अलावे ये सब काम किया है। अब प्रगति यात्रा तो है, तो आप जानते ही न है कि हम लोग तो गए प्रगति यात्रा में 23 दिसंबर 2024 से शुरू किए और उसके बाद हमने 21 फरवरी तक किया। तो जितना भी राज्य के 38 जिले हैं सब की प्रगति यात्रा की है। सबसे पहले तो हम लोग दिसंबर 24 में 4 जिलों का किया, और उसके बाद जो हम लोगों ने यात्रा की गई, उसके बाद जनवरी माह में 17 और फिर इसी 17 जिलों में इसके फरवरी में, ये सब का हम लोगों ने करके चारों तरफ, और वहीं पर जो भी हम गए बहुत सारी बातों को देखा। तो जहां पर भी जो काम हो रहा है, क्या हो रहा है, वो सब तो करवाइबे किए, लेकिन उसके अलावे हमने जब शुरू किया था कार्यक्रम, तो उसके पहले ही हमने कार्यक्रम शुरू करने के पहले हर जगह से कहा कि हर जिले के अंदर देखिए कि हर जगह कहां पर कोई कमी है, उस कमी को पूरा करने के लिए तो हम लोगों ने वो काम किया। अब सब जगह का हम लोगों ने, हर जगह का, और आप जानते ही हैं कि जो आपको बता दें कि हम लोगों ने शुरू में ही जो हम लोग वहां से करके आए जनवरी, और उसी के लिए भी कैबिनेट से हम लोगों ने पूरा का पूरा कर लिया, और उसके बाद दूसरे बार भी किए। तो अब हम लोगों ने पहले 4 फरवरी को कर लिया था कैबिनेट से, तो जो भी कमी थी उसके बारे में तय किया, और इसके बाद जो तय किया 25 फरवरी को, उसमें भी किया गया। और उसी तरह से 38 जिले में जो भी घोषणाओं के संबंधित हुआ, तो 430 योजनाओं की स्वीकृति, आप सोच लीजिए हर जिले में जो था 430 ऐसा था। अब उसको सुधारने के लिए हम लोगों ने 25,000 करोड़ रुपए का तय कर लिया, और उसी के चलते अब काम शुरू हो रहा है एक एक चीज। तो ये लोग क्या बोलता है, सबको कोई मतलब है? आज तक कोई काम किया है? सब खम्मा तो हम लोग शुरू से कर रहे हैं। अब यहीं पर देख रहे हैं, आज जब भी हम कहीं जाते थे तो वहीं पर कोई भी आदमी किसी भी पार्टी का था, कोई कहता था, उसकी भी बात को सुना जाता था। तो ये जितना देखा गया, अब जो भी है उसके बारे में देखा जा रहा, उसमें भी, और कुछ जगह के बारे में तुरंत पता चला था, उसको भी हम लोगों ने अडॉप्ट किया, और बाकी एक एक तरह से सारा काम किया जा रहा। हम लोग हर तरह से, सब तरह से काम कर रहे हैं। और उसी के अलावे हर तरह से राज्य सरकार बिहार के विकास एवं समाज के हर तबके के उत्थान के लिए दृढ़ संकल्पित है। ये पूरा का पूरा हम सब लोग काम कर रहे हैं।
और बहुत खुशी की बात है कि वर्ष 24 में नई केंद्र सरकार के गठन के बारे में आप सोच लीजिए, केंद्र सरकार के बारे में हम लोग को क्या, हम लोग तो कर ही रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार का भी जो सहयोग हुआ है, जो आप समझ लीजिए, जब चुनाव 24 में चुनाव हुआ, अब उसके बाद जो फिर सरकार थी, तो पहली बार उसने केंद्र सरकार ने उसके गठन के बाद उन्होंने किया बिहार के लिए विशेष आर्थिक सहायता के रूप में, आपको बता दें, सड़क, उद्योग, स्वास्थ्य, पर्यटन और बाढ़ नियंत्रण के लिए बड़ी राशि देने की घोषणा उन्होंने की। और फिर इस वर्ष 2025 में जब दूसरा चुनाव हुआ है, तो केंद्र सरकार के द्वारा प्रस्तुत बजट में बिहार के लिए मखाना बोर्ड की स्थापना, बिहार के नए हवाई अड्डों का विकास, पश्चिमी कोसी नहर परियोजना के लिए वित्तीय सहायता, पटना IIT के विस्तार की घोषणा की गई है। इसके लिए हम आदरणीय प्रधानमंत्री श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी का हम अभिनंदन करते हैं, उनको हम धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने दोनों बार 24 में और 25 में भी उन्होंने बिहार के हित में बहुत सारी योजनाओं के बारे में उन्होंने तय किया। सरकार की कामना है समाज में सद्भाव एवं भाईचारे का वातावरण कायम रहे और हमारा राज्य प्रगति के पथ पर अग्रसर रहे। अब इसके अलावे आप जानते हैं, महामहिम राज्यपाल महोदय ने राज्य सरकार की उपलब्धियों के बारे में सभी बातें कही हैं। मैं आदरणीय राज्यपाल महोदय को उनके अभिभाषण के लिए नमन करता हूं और इन्हीं शब्दों के साथ पुनः मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं। यही भाग गया है, तब भी हम धन्यवाद देते हैं। भाग गया है, कोई बात नहीं, हमको इससे मतलब नहीं है कि आखिर उसी समय अंडरवर्ल्ड बोल रहा था, गवर्नर साहब बोल रहे थे, तो उसी समय अंडरवर्ल्ड बोल रहा था, तो कोई बात नहीं, हमें नहीं सुनना चाहिए। अरे हम तो गवर्नर साहब की ना बात कर रहे थे कि उन्होंने जितनी बातें की, तो इसी तरह से आपको सबको उनके लिए मैं राज्य सरकार की उपलब्धियों के बारे में सभी बातें कही हैं। मैं आदरणीय राज्यपाल महोदय को उनके अभिभाषण के लिए नमन करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः आप सबों को मैं धन्यवाद देता हूं और मैं अनुरोध करता हूं कि महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के लिए उनके प्रति कृतज्ञता का प्रस्ताव सदन सर्वसम्मति से पारित करे। हम तो यही कहेंगे, तो एक साथ दोनों पार्टियों का किए और उसी के बारे में उन्होंने इतना अच्छा बात किया, हम ही सरकार की तरफ से दिया जाता, हमने ही सारा बात लिख करके उनको दे दिया। और उसके बाद उन्होंने एक एक बात कही, कितनी अच्छी बात की कि बिहार में जितना काम हो रहा हुआ है, तो अब तो हम आपसे ये अनुरोध करेंगे कि आप उनके लिए महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के लिए उनके प्रति कृतज्ञता का प्रस्ताव सदन सर्वसम्मति से पारित करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अब सरकार का उत्तर समाप्त हुआ। माननीय सदस्यगण, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर श्री अरुण शंकर प्रसाद सविसा द्वारा प्रस्तुत किए गए धन्यवाद प्रस्ताव पर माननीय नेता विरोधी दल श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, श्री अजीत शर्मा सविसा एवं श्री महबूब आलम सविसा के संशोधनों पर विमर्श हुआ। अब मैं एक एक करके संशोधनों और मूल प्रस्ताव को लूंगा। क्या माननीय नेता विरोधी दल श्री तेजस्वी प्रसाद यादव अपना संशोधन वापस लेना चाहते हैं? प्रश्न यह है कि धन्यवाद प्रस्ताव के अंत में माननीय नेता विरोधी दल श्री तेजस्वी प्रसाद यादव द्वारा प्रस्तुत संशोधनों को जोड़ा जाए। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है वे हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है वे ना कहें। मैं समझता हूं कि विपक्ष में बहुमत है, यह प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ। क्या माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा अपना संशोधन वापस लेना चाहते हैं? प्रश्न यह है कि धन्यवाद प्रस्ताव के अंत में माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा द्वारा प्रस्तुत संशोधनों को जोड़ा जाए। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है वे हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है वे ना कहें। मैं समझता हूं कि विपक्ष में बहुमत है, यह प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ। क्या माननीय सदस्य श्री महबूब आलम अपना संशोधन वापस लेना चाहते हैं? प्रश्न यह है कि धन्यवाद प्रस्ताव के अंत में
माननीय सदस्य श्री महबूब आलम द्वारा प्रस्तुत संशोधनों को जोड़ा जाए। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है वे हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है वे ना कहें। मैं समझता हूं कि विपक्षी बहुमत है, यह प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ। अब मैं मूल प्रस्ताव को लेता हूं। प्रश्न यह है कि सदस्यगण इस अभिभाषण के लिए राज्यपाल के कृतज्ञ हैं। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है वे हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है वे ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष बहुमत है, यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। माननीय सदस्यगण, आज दिनांक 4 मार्च 2025 के लिए स्वीकृत निवेदनों की संख्या 35 है। अगर सदन की सहमति हो इन्हें संबंधित विभागों को भेज दिया जाए। अब सभा की कार्यवाही बुधवार दिनांक 5 मार्च बैठिए कहाँ है, उठ गए, बैठिए। अभी मैंने कहाँ कदम किया, बैठिए। अब सभा की कार्यवाही बुधवार दिनांक 5 मार्च 2025 को 11 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित की जाती है।